देखा था कि कौन सी टोपोलॉजी को हमको यूज करना है, कौन सी हमारे लिए बेस्ट होगी। कई सारे फैक्टर्स को देखते हुए उस टोपोलॉजी का सिलेक्शन करना होता है जब हम कोई नेटवर्क स्टेब्लिश करते हैं। बस टोपोलॉजी यूज करें, रिंग टोपोलॉजी यूज करें, स्टार टोपोलॉजी यूज करें, मेश टोपोलॉजी यूज करें, फुल्ली कनेक्टेड यूज करें, ये डिपेंड करता है हमारे क्रूसिलिटी ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है कि हमारा जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, कहीं से कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उस तरह से अगर हम सभी टोपोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उस टोपोलॉजी को सेलेक्ट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी टोपोलॉजी का यूज करते हैं। तो पहला हमारा जो फैक्टर था वो क्रूसियलिटी ऑफ वर्क था, क्रूसियलिटी ऑफ वर्क था। नेक्स्ट हमारी क्या होती है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉस्ट, पढ़ा था हमारे पास कितने बजट हैं, अपने बजट के हिसाब से हम लोग नेटवर्क स्टेब्लिश करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना चाहते हैं, टोपोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा बेस्ट फैक्टर हमारा ये भी होता है, कॉस्ट भी होता है, कि जैसा आपके पास बजट होगा, जैसा आपके अमाउंट होगी, उतना ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उस तरह की टोपोलॉजी कौन से सस्ते में आ जाएंगे, किसमें कम पैसे लगेंगे, आसानी से कम्युनिकेशन हो सकते हैं, डाटा हमारी ट्रेवल कर सकती है, सिक्योर डाटा ट्रांसमिट की जा सकती है। तो इसमें हमारी ये दूसरी जो हमारी फैक्टर थी वो हमारी कॉस्ट थी। तीसरी सबसे बड़ी हमारी थी लेंथ और लेंथ केबल नीडेड। ये मैं इसको दोबारा इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि आपका यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग नेटवर्क का सिलेक्शन करेंगे। केस स्टडी का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है जो 4 नंबर के होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे। लेंथ ऑफ द केबल नीडेड, अब सपोज दैट हमको बहुत ज़्यादा केबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कम केबल की रिक्वायरमेंट है, तो हम उस टोपोलॉजी का यूज़ करें जिसमें कम केबल लगेगा, उसको हम लोग देखते हैं। फ्यूचर ग्रोथ, अब हम चाहते हैं कि हम अभी तो कम नेटवर्क को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, छोटे नेटवर्क को बना के रखा हुआ है, बट हम फ्यूचर में अपने नेटवर्क को एक्सटैंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन पे हम ऐसी टोपोलॉजी का सिलेक्शन करते हैं जिसको एक्सटेंड आसानी से किया जा सके। तो उसमें सबसे बेस्ट होता है स्टार टोपोलॉजी होती है। स्टार टोपोलॉजी को हम लोग आसानी से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सारे कंटेंट क्लियर है ना, ये जो मैंने एक बार बताया था आपको, बस थोड़ा सा रिवीजन लेके फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना, ये चीज क्लियर है ना? यस सर। यस सर, क्लियर है। ओके। तो ये सभी जो फैक्टर होते हैं ये वाइबा में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जामिनर आते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि हम किसी भी नेटवर्क का सिलेक्शन किन किन फैक्टर्स पे करते हैं, तो कम से कम कुछ तो पॉइंट याद रखिएगा, तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन मीडिया, हमको लोकेलिटी पे देखनी है, एरिया देखना है कि किस एरिया पे हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वहाँ पे केबल, कौन सा केबल बेस्ट होगा, कौन सा केबल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वायरलेस करना है कि वायर्ड करना है। तो ये भी हमारा कम्युनिकेशन मीडिया भी थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टर करता है, वो हमारे नेटवर्क। फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। यहाँ से हमको स्टार्ट करना था, कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहला नेटवर्क डिवाइस होता है मॉडेम होती है। मॉडेम बेसिकली हमारी क्या होती है, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले से बता रखा हुआ है, ठीक है ना। जो मॉडेम होती है वो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर के कंसेप्ट पे होता है, ये मॉडेम जो वर्ड होती है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे 2 पार्ट होते हैं, इसके कैटेगराइज किए जाते हैं। एक होती है इसका मॉड्यूलेटर, ठीक। पहला हमारा होता है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर होता है। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है, और उसका दूसरा होता है डी मॉड्यूलेटर होता है, ठीक। ये चीज होती है। तो ये मॉड्यूलेटर जो होती है वो, मॉडेम जो होती है वो 2 वर्ड से मिलके बना होता है, मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का कंसेप्ट क्या होता है कि ये बेसिकली क्या करती है कि जो सिग्नल होता है, सिग्नल मतलब डिजिटल, ठीक है ना, जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको एनालॉग में वो कन्वर्ट करता है, ठीक। अब दूसरा हमारा डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। ये हमारा एनालॉग को क्या करेगा, वो डिजिटल में वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे प्रोसेस करते हैं, और इसकी ज़रूरत तब होती है कि जब हम अपने डाटा को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, या वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो दोनों कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। तो कनेक्ट करने के लिए हम केबल का यूज़ करते हैं। तो चलो ठीक है, पास में है तो हम लोग तो पॉइंट टू पॉइंट करके हम कोएक्सियल केबल या ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, आसानी से हो सकता है, ठीक। लेकिन हमको डाटा को किसी न किसी केबल के थ्रू ही ट्रांसमिट कराना होता है। साथ ही साथ अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो जो टेलीफोन वायर होता है, टेलीफोन वायर के ऊपर अपने डाटा को ट्रांसमिट करना होता है। बट हमारा जो कंप्यूटर होती है, जो कंप्यूटर है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के सिग्नल को समझता है, जिसे कहते हैं डिजिटल होती है,
ठीक है ना। तो डिजिटल हमारी सिग्नल को ये समझता है, और जबकि हमारी जो टेलीफोन जो वायर होता है, ठीक, ये जो टेलीफोन जो होती है ये हमारी एनालॉग सिग्नल को समझता है, ठीक, एनालॉग सिग्नल को समझता है। तो आपको करना क्या होता है कि इस कंप्यूटर यानी डिजिटल सिग्नल को आपको टेलीफोन वायर पे पास करना होता है, टेलीफोन वायर के थ्रू को पास करना होता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो एनालॉग सिग्नल को ये समझता है तो इस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ता है एनालॉग में, और तब जाके हमारे क्या होते हैं इस टेलीफोन वायर पे ये ट्रांसमिट की जाती है। तो जो मॉडेम होती है, मॉडेम दो डिवाइस पे होती है। मान लो हमारी ये कंप्यूटर ए है, ठीक है ना, हमने आपसे पहले बता रखा हुआ था कि एक कंप्यूटर बेसिकली ए है और ये चाहती है कंप्यूटर बी से कनेक्ट होना, मान लो सपोज दैट टेलीफोन वायर्स के थ्रू या लॉन्ग डिस्टेंस पे है किसी के थ्रू। तो ये जो कंप्यूटर ए है इसके पास भी अपना खुद का मॉडेम होता है, अपना खुद का मॉडेम इसके पास भी होती है जो सेंडर कहलाता है। सपोज दैट कंप्यूटर ए है और सब कंप्यूटर बी सपोज दैट ये भी इसके पास मॉडेम होता है, इसे हम रिसीवर के नाम से कहते हैं। मान लो अगर कंप्यूटर ए ट्रांसमिट करेगा कंप्यूटर बी को, तो इस समय हमारा ये मॉडेम है, ठीक, डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है तो सेंडर बन गया है, और हमारा बी क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है तो रिसीवर बन गया है, ठीक। अब जस्ट अपोजिट ये भी हो सकता है, कंप्यूटर बी भी क्या कर सकता है, डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है कंप्यूटर ए को। तो दोनों एक दूसरे को डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे को अगर डाटा ट्रांसमिट करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या होगी, जो मॉडेम होगी ये दो तरह से वर्क करेगा कि सिग्नल जो भी हमारा डाटा ट्रांसमिट होगा डिजिटल, अब मान लो ये हमारी जो केबल हमने यहाँ पे यूज किया है, डॉट डॉट बना के रखे हुए हैं, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टेलीफोन वायर कर देते हैं, ठीक। ये हमारे क्या हुआ, टेलीफोन वायर हो गया। अब टेलीफोन वायर हमारा क्या करता है, ये समझता है एनालॉग को समझता है, ठीक, एनालॉग सिग्नल को समझता है। अब जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर हमने आपसे पहले बता रखा हुआ है डिजिटल होता है, ये डिजिटल सिग्नल को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक, ये चीज इसको करता है। सेम एज इट इज कंप्यूटर बी है, ये भी हमारे डिजिटल को करता है, ठीक, ये चीज है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अब ये जो डिजिटल सिग्नल है, जो मॉडेम है, तो मॉडेम का जो मॉड्यूलेटर पार्ट होता है, मॉड्यूलेटर पार्ट करता क्या है कि जो डिजिटल सिग्नल है मॉडेम का ही जो मॉड्यूलेटर पार्ट, ठीक, उस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एनालॉग में कर देगा। और जब एनालॉग में कर देगा तो इस टेलीफोन वायर पे आसानी से उसको ट्रांसमिट कर लेगा, उसको कैरी कर सकता है, ले जा सकता है, क्योंकि एनालॉग के सिग्नल को समझता है। अब जब कंप्यूटर बी के पास डाटा रिसीव होती है, अब वो जो भी डाटा रिसीव होती है वो मॉडेम के थ्रू जो कन्वर्टेड डाटा एनालॉग में है, तो अब कंप्यूटर बी के पास जो मॉडेम है उसका जो डीमॉड्यूलेटर पार्ट होती है, यानी जो सेकंड पार्ट होती है डीमॉड्यूलेटर, ये करता क्या है कि इस एनालॉग को रीकन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल में, यानी ओरिजिनल फॉर्मेट में जिसमें सेंड किया था उसी में फिर से कन्वर्ट करता है। तो अब हमारा क्या हुआ कि आसानी से हम अपने इस डाटा कंप्यूटर ए के डिजिटल को कंप्यूटर बी पे डिजिटल के फॉर्मेट में हम डाटा को सेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बीच में क्या यूज करना पड़ा, मॉडेम, जिसका काम क्या हुआ, मॉड्यूलेशन करना और डीमॉड्यूलेशन का कंसेप्ट होता है। तो समझ में आ गया, ये मॉडेम होते हैं और ये दो तरह होते हैं, इंटरनल मॉडेम होती है, एक्सटर्नल मॉडेम होती है। जो इन बिल्ट होती है कंप्यूटर में, पहले से लगे लगाना आती है, इन बिल्ट होती है, उसे कहते हैं इंटरनल मॉडेम होती है, ठीक। और जो हमारी बाहर से कभी कभी कंप्यूटर में नहीं लगे थे, जो ओल्ड कंप्यूटर होते थे उसमें नहीं लगे रहते थे, तो हमको क्या करना पड़ता था, बाहर से एक मॉडेम को लगाना होता था, तो वो हमारी होती है एक्सटर्नल मॉडेम होती है। तो यहां तक क्लियर है ना, किसी को डाउट, इज देयर एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, तो पूछ सकते हैं। ये भी थोड़ा सा पुरानी ही क्लास थी, पिछले ही क्लास थी, थोड़ा सा हमने रिवीजन लेके स्टार्ट कर दिए हैं। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी न्यू टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो चले आगे कंटिन्यू इंटरनल करें। क्या होगा सर? हाँ जी, सर इंटरनल मॉडेम कैसे काम करेगा सर? सेम काम करता है इंटरनल मॉडेम एक्सटर्नल मॉडेम। देखो क्या होता है ना, जो डिवाइस होती है, जैसे क्या होते पुराने जो कंप्यूटर होते थे, पुराने जो कंप्यूटर होते थे बहुत तो उसमें क्या होते थे कि सबसे पहले एनआईसी कार्ड नहीं लगे रहते थे, ग्राफिक्स कार्ड नहीं रहते थे। तो हमको अगर उस पर रिलेटेड कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड अगर काम करने होते थे तो हमको अलग से एक स्लॉट होती है, ग्राफिक्स कार्ड को लगाया जाता है मदरबोर्ड में। आपने अगर डेस्कटॉप को ओपन करके देखेंगे तो मदरबोर्ड होती है, तो मदरबोर्ड में कई सारे स्लॉट्स होते हैं, वो स्लॉट्स होते हैं, तो वो स्लॉट्स हमारे वैकेंट होते थे, ठीक। जैसे अभी भी क्या होते हैं ना कि अक्सर देखे होगे आपके कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे रैम एक ही लगा रहता है, जबकि उसमें दो स्लॉट दे रखा होता है। अगर रैम की साइज आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो एक रैम आप मार्केट से खरीद करके उस स्लॉट में लगा देंगे, तो वो हमारी दोनों स्लॉट वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें पहले से बने बनान स्लॉट रहते हैं लेकिन उसमें लगे नहीं रहते हैं, तो या तो हम उसमें लगवाएं, अगर उसमें लगवाएं तो हमारा क्या होगा, वो इनबिल्ट हो गया, इंटरनल हो गया है, ठीक। अब हम चाहते हैं अंदर नहीं लगवाना चाहते हैं, तो एक एक्सटर्नल मॉडेम हमने खरीद लिया है, बाहर से दुकान से खरीदा, बस हमने प्लग इन कर दिया हुआ है और हमें अपने डिवाइस से यानी कंप्यूटर से या डेस्कटॉप से जो भी होता है उससे मैंने कनेक्ट कर दिया। तो जो काम इंटरनल वाला करेगा वही काम एक्सटर्नल भी करेगा,
दोनों का प्रोसेस हुआ है। बट ये क्या होती है, इंटरनल कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होता है, मदरबोर्ड में फिक्स कर देते हैं। बट ये जो एक्सटर्नल होता है इसको मदरबोर्ड के अंदर फिक्स नहीं करते हैं, ये बाहर से लगाते हैं हम लोग। समझ में आ गया ना? यस ये चीज है। यस अब देखो, जब आप कंप्यूटर, अब जो लेटेस्ट कंप्यूटर खरीदते हो तो हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर हमारा पहले से आता है, अच्छा रैम आते हैं, उसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी रहती है। तो अगर हम पुराने कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसकी प्रोसेस स्लो होती है, रैम कम होता है, मेमोरी कम होती है, हार्ड डिस्क कम होती है, तो हम उसको बढ़ाते हैं, ठीक है ना, नया लगाते हैं, एसएसडी लगा देते हैं, इस तरह से करते हैं। तो ये चीज़ होती है, तो हम एक्सटर्नल से बाहर से लगाते हैं, ऐसा कुछ होती है, ठीक। लेकिन अब के जो नए कंप्यूटर हैं वो सब सारे जिसे कहते हैं अत्याधुनिक तकनीक से लैस आते हैं। हम ऐसे ही कंप्यूटर आज के मार्केट में खरीदते हैं, ठीक। पुराने वर्जन को कौन खरीदता, चूंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता है, वो चलता ही नहीं। चूंकि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जो विंडोज 7 है आउटडेटेड हो गया है, विंडोज 7 मार्केट से निकाल दिया गया है। अब चल रहा है क्या, विंडोज 10, विंडोज 10 के बाद अब विंडोज 11 स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब अब जो अगर विंडोज एक्सपी यूज कर रहा है, कहीं अभी विंडोज एक्सपी भी यूज कर रहे होंगे विंडोज 7, तो विंडोज एक्सपी मतलब जो है वही पुराना है, कोई उसका अपडेट नहीं हुआ है। विंडोज 7 का भी हमारे कोई स्कूल अपडेट कंप्यूटर में भी तो वही है। अरे यार, ऐसे ओपनली ना बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास के बारे में, ठीक है ना? ये तो ठीक है बात तो, वेरी हाँ जी, ये है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते यस हैं, RJ45 की बात करते हैं। RJ45 क्या होती है? RJ45 बेसिकली एक कनेक्टर होता है, ये एक कनेक्टर है, ठीक। सर कोई ग्रुप में मैसेज किया लेट टाइम। हाँ यार, 2 लोग हैं, मैं उनको रिसीव कर लेता हूँ, ठीक। ये हो गए। अब यहाँ पे मैंने देखा कि जो RJ45 होती है, RJ45 का फुल फॉर्म होता है, आर का होता है रजिस्टर्ड, और जे का मतलब होती है जैक, और उसका नंबर क्या होता है, 45 होता है। पता नहीं क्या नंबर दिया गया है, अब भाई बनाने वाला मैन्युफैक्चरर जो होती है वो उसको डिसाइड किया हुआ है इसका RJ45 होना चाहिए। और जो टेलीफोन होती है, हमने आपके बता रखा है, टेलीफोन में भी एक हैंड सेट और रिसीवर के बीच में लगता है, कनेक्टर की ही तरह होता है, इसी RJ, उसको भी RJ कहते हैं, रजिस्टर्ड जैक ही कहते हैं। बट उसका नंबर 11 होता है, उसका नंबर 11 होता है। सेम सेम स्ट्रक्चर जैसे RJ45 का होता है, जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये RJ45 है। और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये स्क्रीन आपको दिख रही है, अगर ये आप ध्यान से यस सर देखिए तो ये जो यहाँ पे जब ट्रांसपेरेंट पार्ट जो यूज किया गया, यही RJ45 है। बाकी जो ब्लू कलर का जो पूरा है, ये केबल है, ये केबल है। इस केबल, ये ट्विस्टेड पेयर केबल, या हम जिसे कहते हैं ईथरनेट केबल, ईथरनेट केबल भी ट्विस्टेड पेयर केबल ही होता है, उसमें भी तार को ट्विस्ट करके लिखा लगाया जाता है। यही हमारी केबल है, ये केबल है। और इस केबल के अंदर हम लोग ये RJ45 कनेक्टर यूज करते हैं। तो ये केबल क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। डिफरेंट कलर्स के यूज़ किए जाते हैं, इसका क्या मतलब है, कितने पिन होते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। RJ45 हमारे यही जो फ्रंट साइड पे जो ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर कलर कलर पार्ट थोड़ा सा दिख रहा है, इससे ब्लू पार्ट को छोड़ के, ब्लू पार्ट जितने हैं केबल्स को इंक्लूड करके, उसको छोड़ने के बाद जो बचता है, ये हमारी RJ45 हमारी होती है। आपके बुक में भी आप देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ये RJ45 है, यही RJ45 है, ठीक। अब ये होता क्या है, सिंपल से क्या होती है कि ये जो RJ45 होती है, इसमें 8 पिन होते हैं, इसमें 8 पिन होते हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे जो मैं सिलेक्टेड पार्ट को आप देख रहे होंगे, दिख रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं, पिन 1 से स्टार्ट किया हुआ है और पिन 8 है, 8 पिन है। 8 पिन इन द सेंस, 8 पिन मतलब ये होते हैं कि जो केबल होता है, इथरनेट केबल होती है, उसमें कितने वायर्स होते हैं पता है? उसमें 8 वायर होते हैं, 8 वायर होते हैं। 8 वायर होते हैं, इसका मतलब 2-2 के पेयर में होते हैं। इसका मतलब उसमें कितने के पेयर होते हैं? 4 पेयर होते हैं। क्लियर हो गया? ये जो यस ईथरनेट केबल होता है, जो ईथरनेट केबल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिगर को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है एक चीज़, यहाँ पे शायद है, उसको भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ईथरनेट केबल, जस्ट सी, सॉरी, वेट, ये है, ये आपका ईथरनेट केबल है। ये जो ब्लू कलर का है, ये दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का है, ये केबल है, ये ईथरनेट केबल है। अब ये जो ईथरनेट केबल है, तो इसमें देखो, ये
1 2 3 4 5 6 7 8 8 केबल है, 8 तार है, और हर 8 तार का, हर केबल का अपना पेयरिंग है। जैसे अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं, मेरे पॉइंटर को देखो, और ये जो RJ45 कनेक्टर यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट में दिखा रहा है, इसी में ये 8 केबल को इंसर्ट किया जाता है, इसी 8 केबल को इंसर्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो, अगर हम राइट साइड से देखते हैं तो ब्राउन विथ ब्राउन, ग्रीन, ब्लू व्हाइट, ये चीज यानी इस कलर कॉम्बिनेशन में होते हैं। अगर हम ध्यान से इस ईथरनेट केबल को अगर काटते हैं तो जब काट के देखेंगे इनके पेयर को, तो इस तरह के 8 कलर के पेयर दिखेंगे, और हर पेयर मतलब ब्राउन, ब्राउन जो रहेगा व्हाइट ब्राउन के साथ रहेगा। व्हाइट ब्राउन मतलब क्या, प्योरली ब्राउन एक केबल रहेगा। और व्हाइट ब्राउन की बात करोगे तो उसमें क्या होगा ना कि एक ब्राउन कलर की स्ट्रिप रहेगी, बाकी वो केबल पूरा व्हाइट रहेगा। दूसरा हमारे यहाँ पे देखोगे, अगर हम ब्लू व्हाइट की बात करते हैं तो ब्लू मतलब व्हाइट, एक पूरी ब्लू रहेगी यानी पेयर में, और एक क्या होगी, ब्लू कलर की उस पर सिर्फ स्ट्रिप होगी। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ये यस चीज, सर, यस सर। एक चीज मैं आपको यहाँ पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इमेज ईथर, या ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हैं तो उसमें इस तरह से आ जाएंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इसमें हम देखेंगे तो ये चीज कलर का आप देख रहे होंगे, मैंने इसको ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये कलर दिख रहा है आपको, ये चीज यही मैं आपसे कह रहा हूँ। ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, सबको विजिबल है? यस सर। ओके, हमने आपसे क्या बताया ना कि जब भी हमारी जो पेयर बनती है, जैसे ये ब्लू कलर की पेयर बनी है, तो ब्लू कलर के पेयर में ये दोनों एक प्योर ब्लू कलर का होगा, और एक जो पार्ट होगा उसका केबल, उस पर ब्लू की स्ट्रिप होगी, बाकी व्हाइट होगा। उसी तरह ब्राउन है, उसी तरह ऑरेंज है, उसी तरह ग्रीन है। तो ये 4 पेयर हैं, और हर पेयर के पास 2 केबल है। ठीक, तो इसका मतलब पूरे कितने हमारे इसमें वायर होते हैं? 8 वायर होते हैं, और यही 8 वायर को RJ45 के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये जो RJ45 है, इसी 8 पिन के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ये जो कलर की कोड की जो इंसर्टिंग होती है, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हम लोग ऐसे नहीं है कि कोई भी तार कहीं में जोड़ दो और वो कनेक्शन स्टार्ट हो जाए और वो डाटा का सप्लाई करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। इस तरह की प्रोसेसिंग नहीं होती है। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है कि इसको कनेक्ट कैसे करना है, कैसे कनेक्ट करना है। तो उसके कलर के कॉम्बिनेशंस को देखना पड़ता है। जो जानता है इसको कोड करना, वही इसको कर पाता है, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो जो चीज पहले क्या होती है कि जो 8 वायर जो कनेक्टर है, वो 8 वायर जो RJ45 होता है, वो क्लियर हो गया। क्योंकि जो RJ45 केबल होता है, जो मतलब जिसे कहते हैं कि जैक होती है, जिसमें हम 8 पिन कह रहे हैं, 8 पिन मतलब उसमें 8 वायर को इंसर्ट किया जाता है, विच इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन लैन लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग ईथरनेट केबल्स। ईथरनेट केबल मैंने अभी आपको बताया कौन सा केबल है, वही उसी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक, और ये जो लैन आर्किटेक्चर है वो डेवलप किया गया था जेरॉक्स कॉप अलॉन्ग विद DEC एंड इंटेल। ये इन्होंने इसको बनाया था, लैन आर्किटेक्चर के बारे में बताया हुआ था। ठीक, अब जो ईथरनेट के थ्रू यानी इस जैक के थ्रू जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है, वो बेसिकली कितनी होती है? वो हमारी लगभग 10 Mbps होती है। ठीक, 10 Mbps की डाटा का ट्रांसमिशन होता है, ये केसेस हमारे यहाँ पे होती है। अब जरा से इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा भी देख लीजिए। जो RJ45 होती है कनेक्टर, इट इज वेरी सिमिलर लाइक एज ए टेलीफोन कनेक्टर। हमने आपसे बताया कि जैसे RJ45 का शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है, इन द सेम वे RJ11 बेसिकली इट इज यूज्ड इन टेलीफोन कनेक्टर। जो टेलीफोन आपके जो घर में लगते हैं, वो भी हमारी RJ45 होती है। RJ बेसिकली 11 होती है, उसका होती है। ठीक, उसका नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया हुआ है। तो सिंपल सी बात करते हैं। अब हमारा इसमें जो वायर का कॉम्बिनेशन, जो कलर कोड होती है, वो क्यों ऐसा किया जाता है, वो चीज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये चीज है, ध्यान से देखिए कि ये जो कलर का कोड दिया हुआ है, ये कलर का कोड है। हमेशा जब इसको कनेक्ट किया जाता है कि अगर हम दो कंप्यूटर को आपस में ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, दोनों कंप्यूटर को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो उसमें करते क्या है पता है?
जो कलर का जो कोडिंग का जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। मतलब अगर हमने क्या किया है कि जो चीज़ लेफ्ट साइड, मतलब जो केबल है, केबल के दो तरफ होते हैं, दो साइड होते हैं। एक साइड जो हम कलर कोड देंगे उसका जस्ट रिवर्स साइड हम कर देते हैं, दूसरे साइड कर देते हैं। उसको ऐसा इसलिए किया जाता है कि चूंकि इसको क्रॉस चलाना होता है। क्रॉस आपको बताया ना कि क्रॉस तार को ट्विस्ट करके क्यों लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि ताकि जो अदर नॉइस हो या अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ऐसा कुछ सिग्नल्स हो जिससे हमारी डाटा लॉस हो, वो बचा रहे, सेफ रहे। उससे बचाने के लिए हम डाटा को केबल्स को हम लोग क्रॉस करके लगाते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखिए, जो सबसे पहले जो केबल को लगाया जाता है वो हमारी केबल सेलेक्ट करते हैं पिन में। पहले हम ब्राउन लेते हैं, ब्राउन के बाद व्हाइट ब्राउन लेते हैं, उसके बाद हम ग्रीन लेते हैं, ग्रीन के बाद ब्लू व्हाइट लेते हैं। आप देख लीजिएगा, अगर आपके घर में कहीं आप अटैच करवाते हो कंप्यूटर को, नेटवर्किंग के थ्रू अगर लगाते हो, तो जो अटैच करने वाला होता है उससे कभी पूछिए, वो क्या करता है पूरे केबल को निकाल के, या यूट्यूब पे देखिएगा तो केबल को पहले पूरे लेके सबको अलग अलग करके अरेंज करता है। अरेंज करने के बाद इस कलर के कॉम्बिनेशन कोड को अलग अलग करता है। यही कॉम्बिनेशन कोड को फॉलो करते हैं, ये चीज, यही हमारे कम्युनिकेशन कोड को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले वो जो केबल जो उठाते हैं वो ब्राउन लेते हैं, फिर उसके बाद हम व्हाइट ब्राउन रहता है, यानी जो व्हाइट कलर के ब्राउन कलर की स्ट्रिप व्हाइट पे रहती है। उसके बाद ग्रीन होगी, ग्रीन के बाद ब्लू व्हाइट होगी, फिर उसके बाद प्योर ब्लू होगी, फिर उसके बाद ग्रीन व्हाइट होगी, उसके बाद ऑरेंज, लास्ट में क्या होगा, जो ऑरेंज कलर की जो स्ट्रिप होती है, वो इस तरह के कलर कोड के कॉम्बिनेशन को लेते हैं। और लेने के बाद इसी जो जैक है, इसी जैक इस केबल को इंसर्ट करते हैं, बैक साइड से इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद क्या होता है कि एक प्लायर होता है, जैसे आप घर में देखोगे प्लास होता है, तो इसी तरह एक प्लायर होता है। उस प्लायर के अंदर इस जैक को इंसर्ट करके हम पुश करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होती है, ये जो केबल है, ये केबल है वो उसके अंदर सेट हो जाती है, सेट हो जाती है। और जब हम उसके फ्रंट साइड से देखना स्टार्ट करोगे कुछ इस तरह से, यहाँ से यानी इस तरफ से देखोगे, तो ये बेसिकली हमारी क्या होगी, सभी केबल, सभी कलर हमारे यहाँ पे देखना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे क्या हो गए कि ये तार हमारे केबल आठों पिन यहाँ पे अटैच हो गए। तो ये तो रही बात आपकी कहाँ पे किस साइड पे हुई है, एक साइड पे हुई है। अगर हम क्या करें, अब दूसरे साइड पे अगर आप RJ45 लगाना चाहते हो तो हम फिर से क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा जो कलर कॉम्बिनेशन है, कोड है, वो चेंज कर देते हैं। मतलब इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट मतलब क्या होगा, यहाँ पे राइट साइड हमने ब्राउन से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका उल्टा ऑरेंज, ठीक, या हम इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर देते हैं सेम कलर के। तो जब हम इस दो कंप्यूटर को आपस में ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो यही हम कलर कोड की कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक। इसको क्रॉस करके हम लोग अटैच करते हैं। जब हम इसको पलट कर देंगे, उल्टा लगा देंगे, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, ये तार को क्रॉस करके लगाया गया हुआ है, ठीक। लेकिन अगर हम किसी कंप्यूटर को हम रूटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ना कि डायरेक्ट ईथरनेट केबल के थ्रू, तो वहां पे हमको क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट सेम कलर कोड को हम डायरेक्ट वहां पे अटैच कर देते हैं। तो ये हमारी क्या होती है कि ये हार्डवेयर स्ट्रक्चर होती है जो करता है इसको, उसी को ये सारे आइडियाज होते हैं, सारे सब पता होते हैं। जब आप अटैच कर दोगे तो कुछ इसी तरह से आपके देखना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप सामने देखोगे तो ये सारे कलर यहाँ पे देखने हमारे हो जाते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली इसको प्रोसेस को करने के लिए स्पेशल टाइप का प्लायर आता है, प्लास की तरह होता है, ठीक। उसी के थ्रू ये सब किए जाते हैं। नॉर्मल हम लोग जो यूज करते हैं मैनुअली इसको नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ RJ45 कैसा होता है, उसमें जो 8 पिन यूज करते हैं और 8 कलर कौन कौन से होते हैं, ये क्लियर है ना। कलर की कॉम्बिनेशन क्यों हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं, ये भी हमारे रीजन समझ में आया थोड़ा बहुत। यस सर। तो अब देखो ये RJ45 कनेक्टर हो गया और इसी में लगाते हैं। अब जो RJ45 कनेक्टर होता है, आपने देखा होगा कि एक जो टेलीफोन जो घर में आता है, किसी के घर में होगा, तो ये जो RJ11, टेलीफोन में RJ11 ही होता है। RJ11 एक रेक्टेंगल शेप का एक कोई बॉक्स होता है, छोटा छोटा सा, जो आपके टेलीफोन एक्सचेंज से आता है उसमें अटैच होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके हैंडसेट और रिसीवर एक साइड कनेक्ट होते हैं। तो इसे कहते हैं हमारी बेसिकली जो RJ45 जो कनेक्टर होता है वो जैक यहाँ पे अटैच किए जाते हैं, यहाँ पे अटैच करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी सब प्रोसेस को लेके, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हो तो कंप्यूटर में आपके NIC होती है या ईथरनेट कार्ड होती है, आप देखोगे अपने डेस्कटॉप पे देखोगे, तो इस RJ45 को कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल शेप बना होगा। जिस तरह का RJ45 का शेप होता है उसी तरह यहाँ पे क्या होती है, इसे हम मेल कहते हैं। इसके अंदर एक फीमेल आपके डेस्कटॉप पे बना रहता है, लैपटॉप पे बना होता है, तो उसको हम इंसर्ट करते हैं। जब इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन जितने भी 8 पिन है, यहाँ पे 8 पिन बने रहते हैं, 8 पिन से अटैच हो जाते हैं और डाटा का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रोसेस दे रखा हुआ है कि कैसे कैसे हैं, कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, ये सारे यहाँ पे लिखे रखे हुए हैं।
ठीक। तो आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो गया है। RJ45 होता कैसे है, कैसे वर्क करता है। अब देखो यहाँ पे Yes, क्या होता sir. है कि हर कंप्यूटर में बेसिकली क्या होती है, कार्ड होती है। दैट कार्ड बेसिकली इज NIC, दैट इज ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बिना इसके आपके नेटवर्किंग पॉसिबल नहीं है। अगर किसी कंप्यूटर में NIC नहीं है तो इसका मतलब इंटरनेट नहीं चल सकता है। अगर आपके किसी कंप्यूटर में ग्राफिक्स नहीं है तो इसका मतलब ग्राफिक्स नहीं चल सकता अच्छे से, हमारी उसकी जो विजिबिलिटी है ये भी नहीं होगी। ठीक, ये सारे होते हैं। तो साउंड कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉइस नहीं सुनाई देगा। तो जो भी आप प्रोसेस करना चाहते हो, जो भी वर्क करना चाहते हो, उससे रिलेटेड आपको हार्डवेयर को इंस्टॉल कराना होता है या करना होता है। पुराने कंप्यूटर होते थे तो पुराने में लगे लगान पहले से नहीं आते थे, आपको एक्सटर्नल लगवाना पड़ता था। लेकिन अब जितने भी नए कंप्यूटर आते हैं तो उसमें ये सब इनबिल्ट हैं, सब लगे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ध्यान से देखिए, जैसे आपने कोई कंप्यूटर लिया है या अपना कंप्यूटर रखा हुआ है, जैसे आप पढ़ रहे हो, उसको किसी भी दूसरे कंप्यूटर से अगर आप कनेक्ट नहीं करते हो तो उस कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं पता है? अगर हम जिस कंप्यूटर को नेट से नहीं कनेक्ट करते हैं, नेट से कनेक्ट करना मतलब नेटवर्किंग कनेक्ट करना, नेटवर्किंग कनेक्ट करना मतलब दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना। अब अगर हम किसी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से नहीं कनेक्ट करते हैं तो वो कंप्यूटर क्या कहलाता है, याद है? बताया था उस कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? अगर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से नहीं जोड़ते हैं तो उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? स्टैंड एलोन कंप्यूटर कहते हैं। और साथ ही साथ हम लोग उसे नोड के नाम से भी जानते हैं। याद है कि नहीं याद है? आपको मैंने बताया Yes, था sir. कि Yes, sir. अगर हम कंप्यूटर को नेटवर्क से नहीं जोड़ते हैं तो वो कंप्यूटर हमारी नोड कहलाती है। लेकिन अगर उस कंप्यूटर को हम नोड से यानी हम सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं या दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारी कंप्यूटर वर्क स्टेशन बन जाती है, वो वर्क स्टेशन बन जाती है। ठीक, इतना याद रखना। यानी जब कंप्यूटर को अपने किसी भी दूसरे कंप्यूटर से अटैच नहीं करते हैं या हम सर्वर से कनेक्ट नहीं करते हैं तो वो कंप्यूटर हमारा क्या कहलाएगा? स्टैंड अलोन कहोगे या नोड कहलाएंगे। लेकिन अगर उसी उसी कंप्यूटर को हम लोग सर्वर से कनेक्ट कर दें या किसी दूसरे से अटैच कर दें तो हमारा वो कंप्यूटर नेटवर्क में बन जाता है, नेटवर्क में स्टैब्लिश हो जाती है। अब वो कम्युनिकेशन दो कंप्यूटर के बीच आपस में हो सकता है। तो उस कंप्यूटर नोड को हम लोग वर्क स्टेशन के नाम से भी जानना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे वही बता के रखा हुआ है, सिंपल सा। ठीक, अगर आपने कंप्यूटर लिया हुआ है, उसको अटैच नहीं करते हो किसी भी नेटवर्क से, तो दैट कंप्यूटर बेसिकली इज ए स्टैंड अलोन कंप्यूटर। वो स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, मींस अ कंप्यूटर दैट इज नॉट अटैच अ नेटवर्क। नेटवर्क मतलब क्या होता है? दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन ही हमारी क्या कहलाती है? नेटवर्क कहलाती है। ठीक, ये चीज हमारी होती है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे अब कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, दो कंप्यूटर को लिंकअप करने के लिए एक स्पेशल टाइप के डिवाइस की जरूरत पड़ती है और उसी डिवाइस के थ्रू ही कंप्यूटर को, दो कंप्यूटर को या मल्टीपल कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। वो डिवाइस का नाम होता है NIC होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक, और हर कंप्यूटर का अपना एक खुद का एक फिजिकल एड्रेस होती है जिसे कहते हैं मैक एड्रेस कहा जाता है, मीडिया एक्सेस। ठीक है ना, मीडिया एक्सेस हमारी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस हमारी कहलाती है। ये बेसिकली होती है हर कंप्यूटर का। जैसे आपका मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन को अगर आप ब्लूटूथ ऑन करते हो या डिवाइस करते हैं या कभी कभी हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो हम तो उसका नाम दे देते हैं, डोमेन नेम दे देते हैं। हम जब नाम नहीं देते हैं ना तो अक्सर हाँ देखे होंगे दूसरे डिवाइस में अजीब सा नंबर दिखाता है, अजीब सा Yes, नंबर sir. दिखाता है। इसका मतलब वो क्या है पता है? कि आपके डिवाइस का IP एड्रेस है वो। तो आईपी एड्रेस के थ्रू, हाँ, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज करते हो, आप मोबाइल फोन हो, आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर का एक अपना एड्रेस होता है। उस एड्रेस को कहते हैं मैक एड्रेस, कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहलाता है। तो ये चीज क्या होती है कि अब मान लो दो कंप्यूटर, जैसे आप हो, आपका घर का एड्रेस अलग है, हमारे घर का एड्रेस अलग है, निशांत के घर का एड्रेस, सौर का घर का एड्रेस अलग है। तो हर हर बंदा तो स्टूडेंट है, हर बंदा कनेक्ट कहाँ हो रहा है? सेंट्रल एकेडमी आके में ही लिंक हो रहा है। लेकिन जब यहाँ से निकल रहा है तो जा रहा है अपने घर पे जा रहा है, क्योंकि उसका अपना खुद का एड्रेस है, सेम एड्रेस होता है। मान लो आप स्कूल आ गए हो तो अब आपको अगर आपका एड्रेस ना पता हो या आपको कोई एड्रेस डिफाइन ना किया गया तो आप कहाँ जाओगे? तो आपका एक एड्रेस फिक्स है ना। उसी तरह सेम एज इट इज, जब भी कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डाटा ट्रांसमिट करता है तो किसको ट्रांसमिट करना है, किस लोकेशन पे ट्रांसमिट करना है, तो उसका डेस्टिनेशन क्या है, तो उसका एक एड्रेस होता है। तो हर कंप्यूटर का अपना एक एड्रेस होता है। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, जो NIC होती है, NIC एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल की जाती है, लगती है, स्लॉट होती है, उसमें फिक्स की जाती है। ठीक, जहां पे हम अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। अगर हम किसी भी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं इसका मतलब वर्क स्टेशन हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्क स्टेशन बोल दिया है। द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू ईच द वर्क स्टेशन एंड द सर्वर।
ठीक, अब जाहिर है जब कनेक्ट करोगे तो वर्क स्टेशन तो बन ही जाएगा जितने भी हमारे कंप्यूटर होंगे, एंड हेल्प्स द वर्क स्टेशन एस्टेब्लिश ऑल इंपॉर्टेंट कनेक्शन विद द नेटवर्क। ठीक, और साथ ही साथ एनआईसी करता क्या है कि एनआईसी तो हर कंप्यूटर के पास होता है, हर कंप्यूटर के पास होगा, सर्वर के पास भी होगा, सर्वर भी एक कंप्यूटर है, हब लगा दिया, उसमें भी हमने क्या किया है, एक हब मतलब पोर्ट बना दिया है, उसमें भी हम अपने एनआईसी का जो कनेक्शन होता है हब में कनेक्ट कर देंगे, हब से मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट कर देंगे, तो मल्टीपल वर्क स्टेशन हमारे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज होती है। तो एनआईसी एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होती है। आप पीछे से देखोगे जहां पे हम अपने जैक को RJ45 जैक को इनबिल्ट करते हैं, लगाते हैं, वो पूरा अगर हम कैबिनेट को सीपीयू को ओपन करके देखोगे तो एक प्लेट की तरह दिखेगा। वो छोटा सा प्लेट होता है दैट इज फिक्स्ड इन द मदरबोर्ड में, वो मदरबोर्ड में फिक्स्ड रहता है, इंस्टॉल किए जाते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एनआईसी होती है। गूगल पे सर्च करोगे तो इसके लिए कार्ड भी आपको दिखाएगा कि ये एनआईसी कार्ड होती है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये बेसिकली एनआईसी कार्ड होती क्या है, किस तरह का दिखता है। ठीक, यहाँ पे एनआईसी कार्ड दिख रहा है ना, ये एनआईसी कार्ड होती है, ये चीज एनआईसी कार्ड होती है। आप देखोगे अपने कंप्यूटर में बैक साइड से देखोगे सीपीयू है या लैपटॉप है तो लेफ्ट या राइट साइड देखोगे तो इसी तरह का हमारा जैक बना रहता है, जिसमें आप क्या करते हो कि अपने RJ45 को कनेक्ट करते हो। छोटा सा प्लेट होता है, ये आपके मदरबोर्ड में जाके फिक्स्ड हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो इसी के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। जब भी आप नेटवर्क कनेक्ट करते हो, डाटा का ट्रांसमिशन होता है, तो यहाँ पे लाइट लगी रहती है, 2 लाइट लगी रहती है, तो ये बताता है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लाइट को बताता है। लाइट अगर जल रहा है तो इसका मतलब नेटवर्क चल रहा है, डाटा का ट्रांसमिशन हमारी चल रही है। तो क्लियर है ना, ये हमारी क्या है, एनआईसी कार्ड होती है, ये हार्डवेयर डिवाइस होती है। किसी को डाउट? नो सर। ओके, चले आगे। आगे हम लोग देखते हैं। अब हमने आपसे बताया कि एनआईसी कार्ड को हम कभी कभी जानते हैं कि हर एनआईसी कार्ड का एक अपना एड्रेस होता है, मैंने आपको बताया यूनिक नंबर होती है, ठीक है ना, उसे हम नोड एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, और एनआईसी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछे तो बता दीजिएगा। इसके 2 अलग अलग नाम होते हैं, या तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोले, और या तो हम इसको टैप बोलते हैं। टैप मतलब क्या होती है कि टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी बोलते हैं। हम कहीं कहीं इसको NIU के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे 3 नाम हो गए। पहला हमारा नाम हो गया बेसिकली, एक होगी NIC, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया, TAP। ठीक, TAP क्या हमारा आएगा, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट हो गया, TAP हमारा कहलाएगा टर्मिनल एक्सेस पॉइंट हो गया। ठीक, ये तीसरा हमारा होती है NIU होती है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होती है। ये एक्चुअल में होता है तीनों एक ही है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तीनों के बारे में तो तीनों एक ही बताइएगा, और तीनों बेसिकली हमारे इसी एनआईसी के ही पार्ट होते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा कि एनआईसी का जो भी होती है कार्ड होती है, उसका एक अपना खुद का एड्रेस होता है, इसका अपना खुद का एड्रेस है। जो भी आप यहाँ पे एनआईसी यूज करोगे, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका एक फिजिकल एड्रेस होता है, इसका एक एड्रेस होती है, उसी को हम लोग मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होती है। ठीक, तो ये इसका एक एड्रेस होता है। जो भी डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो इसी एड्रेस पे करता है, और यहीं से हमारा ट्रांसमिट करता है, यहीं से हमारा क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है ना, तो हर एनआईसी का अपना एक फिजिकल एड्रेस होती है, फिजिकल एड्रेस होती है। ऐसा नहीं कि वो हमारी लॉजिकल होती है कि चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप अपने कंप्यूटर को या अपने मोबाइल को किसी दूसरे आप ब्लूटूथ के थ्रू या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करोगे, किसी दूसरे डिवाइस पे जाओगे, तो जो आपका जो एड्रेस है वो वही एड्रेस वहाँ पे दिखाएगा। अगर आपने कोई नाम स्पेसिफाई करके रखा हो अपने वाईफाई का नाम, तो जो भी अगर उसको एक्सेस करेगा तो उसको वही नाम दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि नेम चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब है जो एड्रेस होता है वो फिक्स रहता है, तो दैट इज अ फिजिकल एड्रेस, इसलिए इसे कहा जाता है ये यूनिक फिजिकल एड्रेस होती है। और जो मैक एड्रेस होती है उसके 6 कॉम्बिनेशन होते हैं, उसके 6 कॉम्बिनेशन। ये जो एनआईसी कार्ड यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो एनआईसी कार्ड है, यही चीज वहां पे भी मैंने दिखाया। ठीक, तो इसके पास क्या होती है, मैक एड्रेस होती है, यानी इसको एक्सेस करने का एड्रेस होती है, और जो एड्रेस होती है उसको 6 पेयर में होती है, 6 पेयर में होती है। स्टार्टिंग का जो 3 पेयर होता है और लास्ट का हमारा 3 पेयर होती है। ठीक, तो यहाँ पे 6 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, 6 बाइट कहा गया हुआ है। जो स्टार्टिंग के जो हमारे 3 होते हैं, ये मैन्युफैक्चरर आईडी, मैन्युफैक्चरर आईडी मतलब इसको मैन्युफैक्चरर किया गया हुआ है तो वो उसको बताता है। और ये जो लास्ट के हमारे 3 है, ये हमारे मैन्युफैक्चरर कार्ड। ठीक,
इसको इंडिकेट करता है। तो मैन्युफैक्चरर आईडी जो स्टार्टिंग के 3 होते हैं वो मैक एड्रेस के स्टार्टिंग के 3 पार्ट को इंडिकेट करते हैं, और मैन्युफैक्चरर जो कार्ड होती है वो चीज़ हमारे क्या होती है, लास्ट के हमारे 3 जो बाइट हैं वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे सभी जितने भी 6 पॉइंट दे रखे हुए हैं, मतलब 6 पार्ट दे रखे हैं, हर पार्ट एक एक बाइट का होता है, इसलिए कहा जाता है जो मैक एड्रेस होती है वो पूरी 6 बाइट का होता है। तो स्टार्टिंग के 3 बाइट मैन्युफैक्चरर आईडी को इंडिकेट करता है, और लास्ट का जो 3 पॉइंट होता है वो चीज़ हमारी मैन्युफैक्चरर कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, जिसे कहते हैं कार्ड नंबर कहते हैं। ठीक, और जो ये मैन्युफैक्चरर जो भी है हमारी जो आईडी दिया गया था वो किसने दिया था, समझ में आ रहा है ना, ये जो हमें यहाँ पे बता रहे हैं ये सारे चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली हमारी क्या है ना कि ये जो भी दे रखा हुआ है ये थोड़ा सा वाइबा से रिलेटेड है, और साथ ही साथ जो भी हम अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वाइबा में भी अच्छे से हम उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी क्या होती है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आएंगे तो इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर आईडी है इसको बेसिकली असाइन किया गया था IEEE। IEEE ये एक संस्था है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ठीक है ना। ये इन्होंने प्रोवाइड करा के रखा था। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एब्रिविएशन आता है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। जितने भी नेटवर्किंग में शॉर्ट फॉर्म दे रखे हुए हैं उस हर का एब्रिविएशन जो भी कुछ होता है उसको आप लोग याद करिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। आप अपने बुक में या कहीं नोट करना चाहो नोट कर लीजिए। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है IEEE का इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ठीक है ना। फुल फॉर्म फिर से सुन लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होते हैं। ये बेसिकली हमारी IEEE का फुल फॉर्म होती है। तो इस मैक एड्रेस के 3 पार्ट होते हैं, मैंने पहले बता रहा, स्टार्टिंग के 3 हमारे मैन्युफैक्चरर आईडी होती है, और लास्ट का जो हमारे 3 होती है वो कार्ड नंबर होती है। ये सारी चीज होती है। तो ये बेसिकली हमारी एड्रेस होती है। यही एड्रेस होता है, आप जब भी देखोगे अपने वाईफाई को देखोगे या ब्लूटूथ को देखोगे तो लगभग कुछ एड्रेस इसी तरह दिखता है। तो ये जो एड्रेस होती है उस पर्टिकुलर डिवाइस का होता है, उस NIC कार्ड का होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ईथरनेट कार्ड होती है। ईथरनेट कार्ड हमारी क्या होती है, बेसिकली ये भी टाइप होता है। किसका टाइप होता है, NIC का ही होती है। सेम एज इट इज ऐसे ही होती है, NIC की तरह होती है, ठीक। तो उसी तरह इसका ही टाइप होता है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि अपने RJ45 जैक को कनेक्ट करते हैं, यानी ईथरनेट केबल यानी ईथरनेट कार्ड को कनेक्ट करते हैं। ये इसी के लिए यूज किया जाता है। ये भी 2 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए लिंक करने एस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है। तो ये बेसिकली ये भी NIC का ही पार्ट होता है। सो ईथरनेट कार्ड इज अ टाइप ऑफ NIC कार्ड, while NIC is a generic network interface card with different types of the technology like यहाँ पे ईथरनेट, टोकन रिंग, फाइबर चैनल, फाइबर यहाँ पे InfiniBand, कुछ इस तरह से होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे ये भी कंप्यूटर्स को लिंकअप करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये लगभग कितना सपोर्ट करता है, बेसिकली डाटा का जो ट्रांसमिशन जो रेट होती है वो हमारी लगभग 10 Gbps तक हमारी होती है। ये सारी चीज़ होती है। तो ये भी एक डिवाइस होती है, सेम एज इट इज हमारी NIC कार्ड की तरह होती है। इसमें हमारे क्या दे रखे हुए हैं कि कुछ अलग से और भी पोर्ट दिए रहते हैं। ध्यान से देखिए कि जितने भी हमारे पुराने टेलीविज़न है, आपने घर में देखा होगा, जो भी पुराने टेलीविज़न होते हैं तो उसमें क्या होते हैं ना कि जो आपका कोएक्सियल केबल होता है सिर्फ और सिर्फ उसी से चलता है। जो भी आपका सेटअप बॉक्स से आता है सिर्फ एक ही पोर्ट होता है, उसमें हम लोग इनबिल्ट करते हैं, फिक्स करते हैं। लेकिन अब जो नए टेलीविज़न आप खरीदते हो, जितने भी नई टीवी यूज़ करो, चाहे वो स्मार्ट टीवी हो LCD LED, जो भी आप फ्लैट टीवी लेते हो, तो उसमें 2 तरह की सुविधाएं देती है कि HDMI से भी चला सकते हो या हम कोएक्सियल केबल के थ्रू भी चला सकते हो। देखा कि नहीं देखा आपके घर में? अगर होगा तो आपने ध्यान देंगे, इसको ऑब्जर्व करिएगा। अगर आपने पुराने फ्लैट टीवी को अगर खरीदा होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने सेटअप बॉक्स को, जो कोएक्सियल केबल के थ्रू होती है ये सारी चीज़। लेकिन अब जो नए टेलीविज़न आते हैं जितने भी हैं, वो सब क्या होते हैं, उन सब में एक HDMI का पोर्ट दे देता है। आप उस केबल के थ्रू भी आप सेटअप बॉक्स को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ होती है। साथ ही साथ इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप किसी के घर में या गांव में आप देख रहे होंगे कि जो फ्री चैनल जो होती है, फ्री डिश टीवी जो लगती है, उसका जो सेटअप बॉक्स होता है, उसकी जो सेटअप बॉक्स होती है उसमें क्या कैसा रहता है पता है? उसमें तो एक ही रहता है ना,
लेकिन अगर आप टाटा स्काई या ऐसा कुछ लगाते हैं तो उसमें क्या होती है, HDMI केबल के थ्रू या कोएक्सियल केबल को भी कनेक्ट करने के लिए दोनों पोर्ट वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो सेम एज हमारी क्या होती है, इथरनेट हमारी ये कार्ड है, इसमें ये सपोर्ट करता है RJ45 को भी सपोर्ट करता है, यानी हम इसमें RJ45 को भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, AUI और BNC, AUI और BNC, ये तीन तरह के टाइप्स के कनेक्शन को सपोर्ट करता है इथरनेट कार्ड, जबकि NIC हमारी क्या होती थी, RJ45 को ही सपोर्ट करता था। ये भी उसी का टाइप है, ये भी नेटवर्क स्टैब्लिश करता है, इसका भी अपना खुद का एड्रेस होता है, बट ये तीन तरह के कनेक्शन को सपोर्ट करता है। पहला हमारा RJ45 जैसा NIC में आपने पढ़ा हुआ है, दूसरा हमारा AUI, इसका फुल फॉर्म होता है कि अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। जितने भी हैं इसको आप बुक को ओपन करके इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये सभी के फुल फॉर्म आते हैं। आपने सैंपल पेपर आपने देखा अभी स्टार्टिंग में, मैंने आपको दिखाया कि इसके नेटवर्क डिवाइस जब स्टार्ट किया था, एक पिछले क्लास में शायद मैंने आपको दिखाया था एक सैंपल पेपर जिसमें एब्रीविएशन होता है, यानी फुल फॉर्म ऐसे लिखने के लिए जरूर आता है, तो इसको जरूर तो बुक में मार्क करते चलिए कि ये इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग में जरूर आएगा। तो AUI का फुल फॉर्म होता है अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। ये 15 पिन कनेक्टर होता है, जैसा कि आपने देखोगे अपने लैपटॉप में भी होता है, आपके कंप्यूटर में भी होते हैं, ये सारे चीज होते हैं। नए जो आप डेस्कटॉप खरीदते हो, CPU लेते हो, तो उसमें सब चीज सपोर्ट करता है, ये सारी चीज सपोर्ट करते हैं। पुराने कंप्यूटर होंगे तो ये सारे नहीं होते, एक ही टाइप के कनेक्शन होते हैं जो RJ45 जो NIC हमारी होती है बस उसी को सपोर्ट करते हैं। ठीक, तो ये करता है क्या है कि 15 कनेक्टर होते हैं। 15 कनेक्टर मतलब आप ध्यान से देखोगे, जैसे पुराने जमाने जो PS2 हमारे जो अब तो हमारे जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस लाइक एज कीबोर्ड और जो माउस को अटैच करते हो तो USB बेस्ड हो गया ना। पहले हमारे क्या होता है, USB बेस्ड नहीं होता था, PS2 बेस्ड होते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर लैब में है तो उसमें पिन होते हैं, तो उस पिन को हम इंसर्ट करते हैं तो जाके CPU में कनेक्ट होता है और हर पिन से डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। एक आग पिन टूट गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, AUI में अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस में 15 पिन होते हैं और इसी 15 पिन के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। A 15 पिन कनेक्टर फाउंड ऑन ईथरनेट कार्ड दैट कैन यूज टू अटैचिंग द कोएक्सियल केबल। हम इससे भी कोएक्सियल केबल, लेकिन उसके लिए आपको क्या होता है कि जैसे आप VGA केबल होती है ना, VGA केबल, उसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट करते हैं तो इंसर्ट करते हैं। सेम एज उसके लिए एक हमारी क्या होगी, जैक होगी, जिसको उस कोएक्सियल केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद तब हम जाके इस अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस पे हम लगाते हैं। उसमें हम कोएक्सियल केबल भी कनेक्ट कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स भी कर सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी ये सारे केबल्स को सपोर्ट करता है ये AUI, यहाँ सब कनेक्ट किया जा सकता है। RJ45 में भी ईथरनेट केबल को हम या ट्विस्टेड पेयर केबल को कनेक्ट करते हैं। तीसरा हमारा BNC है, इसका नाम है बेवन नील कैंसलमैन है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। इट इज ए स्टैंडर्ड कनेक्टर होती है, इससे 10 बेस 2 कोएक्सियल केबल। ठीक, कोएक्सियल केबल के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो इसमें जो कोएक्सियल केबल 10 बेस 2 होती है उसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक, और साथ ही साथ हमारी की थीन कोएक्सियल केबल ईथरनेट स्पेसिफाई, यानी 10 बेस 2 केबल जो होती है वो थीन केबल होती है, कोएक्सियल पतली केबल होती है, उसको कनेक्ट करने के लिए इसको BNC का यूज करते हैं। ठीक, तो नॉर्मली आप इसको टेलीविजन में देखा होगा, ये नॉर्मल जो आपके थीन कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करने के लिए BNC का ही यूज किया जाता है। RJ45 आपने लैपटॉप या कंप्यूटर में देखा होगा, और ये भी हम नए जो कंप्यूटर खरीदते हैं, नए डिवाइस लेते हैं, तो ये भी AUI को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये सभी तीनों पोर्ट हैं, जरूरी नहीं है कि आप तीनों को एक साथ यूज करो, एक बार में एक यूज करोगे, क्योंकि हमको सिर्फ कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्ट करने के लिए चाहे RJ45 का यूज करो, चाहे AUI यूनिट का यूज करो, चाहे BNC का यूज करो, बट आपको केबल कनेक्ट करना है। तो तीनों में से एक कनेक्ट करिए, एक के थ्रू आप वहां पे डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये ईथरनेट कार्ड के बारे में, समझ में आया? यस सर। अब एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ईथरनेट कार्ड होता है, NIC जो कार्ड होती है, ऐसा नहीं कि NIC कार्ड है तो ईथरनेट कार्ड नहीं लगा सकते हो। तो आपका जो मदरबोर्ड होता है, अगर आप डेस्कटॉप को ओपन करके देखोगे तो उसमें कई सारे स्लॉट्स रहते हैं, कई सारे स्लॉट्स रहते हैं, वो वैकेंट रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट से खरीद के, ध्यान से देखिए इसके राइट साइड सबसे बिलो साइड पे ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हमारी पिन की तरह लग रहा है कि केबल्स की तरह दिख रहा है, चिप की तरह लगा हुआ है। आप क्या करोगे, इसको ले आके मार्केट से आप खुद अपने हाथ से, यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये कैबिनेट दिखा रहा है और नीचे वाला ये पार्ट मदरबोर्ड को दिखा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, जो एरो दिखा रहा है इस पर्टिकुलर को आप ले जाके इसमें फिक्स कर सकते हो, आप मैनुअली फिक्स कर सकते हो। जैसे आप रैम होता है ना, डेस्कटॉप से रैम निकाल के, रैम अपने आप से, कभी कभी आपका कंप्यूटर नहीं वर्क करता है प्रॉपर्ली, तो हम लोग उसको खोल के ओपन करके रैम को साफ करके फिर से हम उसी पे स्लॉट्स में इनबिल्ट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। सेम एज हमारे ये जितने भी ईथरनेट कार्ड है, NIC कार्ड है, साउंड कार्ड है, आप मार्केट में अवेलेबल होते हैं।
हैं, उनको लेके आप इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और डाटा का मतलब जो भी केबल कनेक्ट करना है कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप मैनुअली भी कर सकते हो, इसके लिए आपको स्पेशल किसी दुकान पे ले जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ नहीं होती है। तो ये सारे स्लॉट्स होते हैं। ईथरनेट कार्ड को कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, आई थिंक वो क्लियर हो गया है। ईथरनेट कार्ड सेम एज इट इज एनआईसी की ही तरह होता है, इसका भी अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक, और साथ ही साथ हमने बताया ये 3 तरह के कनेक्शन को सपोर्ट करता है, RJ45 को, AUI को और BNC को सपोर्ट करता है। और जबकि एनआईसी क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ RJ45 को ही सपोर्ट करता था, एक ही कनेक्शन को सपोर्ट करते हैं। क्लियर है ना? आगे चले, कंटिन्यू। पक्का समझ में आ रहा है ना कि ऐसा बस हम बस पढ़े जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं, बस आप सुने जा रहे हो? थोड़ा बहुत कुछ सुनने पे क्लियर हो रहा है ना? हाँ जी, यस सर, क्लियर हो गया। ओके गुड। अब हम लोग मैं तो सब, रिप्लाई कर रहा हूँ। हाँ विपुल क्या करें हम? हाँ विपुल कुछ कह रहे थे क्या? चलिए, अब ध्यान से सुनिए कि नेक्स्ट हमारे पार्ट को देखते हैं कि अगला जो नेटवर्किंग डिवाइस है ईथरनेट और नेट एनआईसी के बाद हब होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हब होता कैसा है, इसके फिगर को पहले देख लीजिए। ये दिखता कैसे है, ये है, ये इस तरह से हब दिखता है। आपने इसको देखा होगा, लैब में अपने देखा होगा, या जिसने घर पे अपने कंप्यूटर को अटैच करा रहे हैं, कनेक्शन लेकर रखे हुए होंगे। ये फिगर दिख रहा है ना, ये चीज़? यस सर। तो ये हब है, ये स्विच है, ये दोनों होते हैं। अब दोनों का काम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होती है, ये चीज़ हम बताने जा रहे हैं। तो दोनों बेसिकली हमारे नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं, नेटवर्क डिवाइस होते हैं। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए या कंप्यूटर को आपस में लिंकअप करने के लिए हम इन्हीं दो डिवाइस का यूज़ करते हैं, इन्हीं दोनों डिवाइस की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ध्यान ध्यान से देखिए कि ये जो हब होता है, हब भी मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने की परमिशन देता है। इसमें जितने पोर्ट होंगे, जैसा कि यहाँ पे पोर्ट दे रखा हुआ है, पोर्ट कई तरह हो सकते हैं, USB बेस्ड हो सकता है या हम RJ45 बेस्ड हो सकता है, जैसा भी मार्केट में अवेलेबल हो। अब लेकिन इतना याद रखिएगा कि आप ध्यान से देखिए कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आप कोई चीज़ यूज़ करते हो, घर में वायरिंग कराते हो ना वायरिंग, तो आप जो स्विच बोर्ड यूज करते हो या स्विच जो लगाते हो, इन सब का क्या है पता है? एक स्टैंडर्ड साइज है, इनकी एक स्टैंडर्ड शेप है। अब अगर आज आपने क्या किया है कि आपने कोई स्विच बोर्ड यूज किया है और स्विच बोर्ड अगर आपका खराब हो गया, उसमें कोई स्विच खराब हो गई है, तो आप करते क्या हो? आप पूरे पूरे स्विच बोर्ड को तो नहीं चेंज करते हो ना, पर्टिकुलर नहीं स्विच को, सर। या पर्टिकुलर अगर कोई प्लग है, मेल है या फीमेल है, जो भी होती है, इन सब को अगर इसमें से कोई भी पार्ट एक खराब हो जाता है, उसको मार्केट से आसानी से खरीद के लाते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं करते पूरे बोर्ड को या पूरी केबल को या पूरी तार को आप चेंज करते हो, ऐसा नहीं करते हैं। पूरी वायर को भी हम चेंज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब कि इसका जो शेप होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, वो फिक्स्ड रहती है कि आपको भैया इसी तरह बनाना है, ऐसा ही बनेगा। क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल है उसको भी ध्यान में रखना है और जो आगे बनेगा उसको भी ध्यान रखना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, पहले आप मोबाइल फोन यूज करते थे, जो पुराने फोन होते थे, जैसे नोकिया फोन यूज करते थे, उसके चार्जिंग पॉइंट को आपने देखा था पहले कैसे होते थे? किसी का मोटा होता था, किसी का पतला होता था, किसी का चौड़ा होता था, सैमसंग का चौड़ा होता था, ऐसा होता तो नहीं होता था? अजीब तरह से होता था। उसमें क्या होती थी कि जितने भी मोबाइल आप खरीदो, उसका चार्जर का हर का जो चार्जिंग स्लॉट होती है वो अलग अलग शेप का होती थी। हर की चार्जिंग स्लॉट क्या होती थी? अलग अलग होती थी। प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि अब हम सपोज दैट मान लो कहीं गए हैं या ऐसे प्लेस पे हैं, हमारी चार्जर खराब हो गया, चार्जर लेना भूल गए हैं, अब वो स्लॉट सपोर्ट ही नहीं करता है। अगर आप कोई दूसरे चार्जर लगाना चाहो, उसको अटैच नहीं करा सकते हैं। अब चूंकि भाई इंडिया है मतलब हम टेक्निकल पर्सन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यूनिवर्सल भी बना देते हैं, उसमें कई सारे स्लॉट होते हैं, लेके भी चलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन देखा जाए कि अगर हम ऐसे चार्जिंग स्लॉट को यूज कर रहे हैं जो अवेलेबल है ही नहीं, तो हम अपने मोबाइल या फोन को चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए अब देखो, जितने भी पुराने फोन थे उनको छोड़ने के बाद अब जितने भी नए फोन आए, सबका एक कॉमन चार्जर हो गया था। कॉमन चार्जर हो गया था, याद नहीं आ रहा है? एक ही चार्जर से आप चाहे कोई भी एंड्रॉयड फोन को चार्ज करो, चार्ज ले जाता है। ठीक, जिसे कहते हैं सी टाइप चार्जर होती है ना, इस तरह की होती है। अब
धीरे धीरे क्या किए हैं, उस चार्जर को भी बंद कर दिए हैं। अब जो नए मोबाइल आप खरीद रहे हो वो क्या करता है पता है ना, कि वो ऐसा हो गया कि मतलब यूनिवर्सल है, उसको चाहे घुमा के चाहे जैसे लगाओ वो लग जाता है। ठीक। अब इस तरह के चार्जर, मतलब अब जो पुराने अभी जो मोबाइल आपने खरीद के रखे हो अब वो भी बेकार हो गया, अगर उसका चार्जर अगर नहीं मिलता है, या आपके पास सी टाइप या अदर टाइप का जो भी नया लेटेस्ट मोबाइल है उसके चार्जर को यूज करोगे तो चार्ज नहीं कर पाओगे। तो स्लॉट दोनों का डिफरेंट कर दिया हुआ है। कहने का मतलब, इतना बताने का मतलब बस ये है, हमने आपसे बताया कि ये जो भी आप मॉडेम यूज करोगे या जो भी हम हब या स्विच यूज करते हो, तो इसके अंदर जो स्लॉट हैं, ये जहां पे आप RJ45 या ईथरनेट केबल को अटैच करते हो, तो वो दो तरह का होता है, या तो यूएसबी बेस्ड होगा, जो यूएसबी बेस्ड मतलब जैसे पेन ड्राइव की तरह होता है, ऐसा भी यूज करोगे। अगर आप यूएसबी बेस्ड करोगे तो आपको हर डिवाइस यूएसबी के ही तरह चाहिए, एक्स्ट्रा केबल कॉस्ट होगी। या अगर आप करोगे, अगर हम इस तरह से RJ45 कनेक्टर का जो भी होगा जैक होगा उस तरह यूज करोगे, तो आपको हर डिवाइस जो कनेक्ट करना है उसमें केबल में यही लगना है। तो डिपेंड करेगा, एक कॉमन रखिएगा, चाहे इसको रखिए चाहे इसको रखिए। ठीक। तो ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए आप दो हब या स्विच का यूज करते हैं। ये भी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, स्विच भी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होती है, जो हब होती है हब ब्रॉडकास्ट करता है। हब क्या करती है, ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या होती है कि जो भी कंप्यूटर से अटैच किया जाता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, और हर यहाँ पे मैं आपको जरा सा फिगर आपको दिखा, अगर यहाँ पे है तो समझ में आ जाएगा। ये चीज नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। हब केबल कनेक्शन कैसा है, कनेक्शन उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। हब कंप्यूटर टू हब केबल कनेक्शन, ये चीज है, मान लो ये मेरा हुआ, ध्यान से देखिए। Just wait. ये चीज है, इसको मैं ओपन करता हूं, तो ध्यान से देखिए ये चीज लेते हैं। अब मान लो सपोज दैट ये एक नेटवर्क डिवाइस है, इसे हब कहते हैं। क्लियर है ना, ये चीज, ये दिख रहा है। यस अब जरा से इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये करता क्या है। मान लो यहाँ पे कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर ए है। ठीक। अब कंप्यूटर ए कनेक्ट है इसी हब से, बाकी कंप्यूटर बी सी डी जो भी रेस्ट राइट साइड के जो 3 कंप्यूटर्स हैं ये भी इसी से कनेक्ट है। अब मान लो कंप्यूटर ए सेंडर है, डाटा को सेंड कर रहा है, डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है। तो जब ये डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है, एरो ध्यान से देखिए, एरो दिख रहा है आपको, ये जब डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है तो ये किसको ट्रांसमिट किया, हब को ट्रांसमिट किया। ये एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, इसको ट्रांसमिट किया। अब इससे जो नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, जितने भी नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर को ये डाटा को ट्रांसमिट कर देता है, हर कंप्यूटर को ट्रांसमिट करता है। तो अगर एक सेंटर कंप्यूटर ने डाटा को ट्रांसमिट किया, और वो डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो जितने भी इस नेटवर्क यानी हब से कनेक्ट हैं, जितने भी कंप्यूटर्स अदर कनेक्टेड है, वो सबको डाटा को अगर ट्रांसमिट हो रही है, तो इसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग कहलाती है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। यानी मैंने डाटा को ट्रांसमिट किया और उसको सब एक्सेस कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर हुआ ब्रॉडकास्टिंग होती, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके घर में टेलीविजन का जो प्रसारण होती है जो अभी आती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। वहां से सिग्नल सेंड किए जा रहे हैं और सबको सेंड किए जा रहे हैं। मान लो हमने भी एक टेलीविजन खरीद के रखा हुआ है, आपने भी टेलीविजन खरीद के रखा हुआ है, निशांत ने भी टेलीविजन खरीद के रखा है, सभी ने खरीद के रखा हुआ है। अब सभी का सेम है, सभी की सेम डिवाइस है, तो जो भी सिग्नल सेंड कर रहा हुआ है, वहां से डाटा आ रहा है, जो भी चैनल आ रहा है, कलर्स का आ रहा है, स्टार प्लस आ रहा है, तो हम स्टार प्लस चलाएंगे तो क्या हमको मना कर देगा क्या, कोई कोई नहीं मना करेगा। हम भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, विपुल भी एक्सेस कर सकते हैं, निशांत भी एक्सेस कर सकते हैं, जितने लोग होंगे सब एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर ऐसे सिग्नल को सेंड किया जाए और उसको सब एक्सेस कर पाए, तो उसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट कहते हैं। तो हब एक डिवाइस ऐसा होता है, ये सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है, यानी डाटा जो ट्रांसमिट करेगा वो सभी कंप्यूटर के पास सिग्नल्स चला जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम भी होती है। अब इसको जिसको चाहिए वो लो, जिसको नहीं चाहिए मत लो, मैंने डाटा सेंड किया, इसका मतलब ये है। ठीक। दूसरी यहाँ पे क्या होती है कि पहले इसके पूरे कंसेप्ट को हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये डिफरेंस में दिखा देते हैं। तो ये जो पहला जो हब होती है, हब क्या होती है, डाटा को हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। तो ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब होता है, ये क्लियर हो गया ना, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, ये क्लियर हो गया सबको। यस सर। ओके।
और दूसरी पॉइंट क्या होती है कि जो हब होता है, ये जो हब डिवाइस है, ये जो हब डिवाइस है बेसिकली यहाँ पे एक इनपुट लेगा, इनपुट करने के बाद इससे जितने भी अदर डिवाइसेस कनेक्ट होंगे सबको डाटा को ट्रांसमिट करेगा, ये ब्रॉडकास्टिंग हो गई। और दूसरी क्या होती है कि जो हमने आपको बता के रखा कि लेयर्स होते हैं, लेयर्स इन द सेंस हमारी जो कंप्यूटर नेटवर्क होती है उसमें बेसिकली हम दो कंप्यूटर को अगर आपस में लिंकअप करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि दो कंप्यूटर, जो सेंडर होता है उसे हम मान लो एक कंप्यूटर कर दिया, एक रिसीवर और दो कंप्यूटर हो गया, दोनों कंप्यूटर में एक मॉडल वर्क करता है जिसका नाम होता है OSI मॉडल होती है, OSI मॉडल होती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होती है, ठीक। तो हर में 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं, जैसे यहाँ पे बता के रखा हुआ है, ये कंप्यूटर एक है, कंप्यूटर सेंडर है, मान लो कंप्यूटर ए है, ये सेंडर है, ठीक, ये सेंडर हुआ, कंप्यूटर ए है, और ये हमारा क्या हुआ, कंप्यूटर बी है, राइट साइड रिसीवर है। तो अब देखो सेंडर के पास फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इसके पास भी होगा। और सेम लेयर्स हमारे क्या होते हैं, रिसीवर के पास होती है। तो सेंडर और रिसीवर दोनों के पास हमारी लेयर होती है। तो ये जितने भी हमारे लेयर हैं, जब भी हम नेटवर्क से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, इन्हीं डिफरेंट लेयर से डाटा ट्रांसमिट होती है, इन्हीं डिफरेंट लेयर से डाटा ट्रांसमिट होती है। जो सेंडर होता है, मान लो सेंडर ये पहला वाला पार्ट है, तो सेंडर का जो हमारी जो लेयर वर्क करता है वो टॉप टू बॉटम करता है। टॉप टू बॉटम मतलब सबसे ऊपर क्या है, एप्लीकेशन लेयर है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। अगर हम डाटा को सेंड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल लेयर के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो इसका मतलब इस पे चलता है टॉप टू बॉटम। जब सेंडर के समय OSI मॉडल में जो लेयर 7 टाइप्स की होती है वो टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक। और जो रिसीवर होती है, रिसीवर में क्या करती है, वो बॉटम टू टॉप होती है, बॉटम टू टॉप, यानी ये नीचे से डाटा को रिसीव करेगा। जो सेंडर होगा, सेंडर का जो फिजिकल लेयर होगी ये डाटा को सेंड करेगा, और जो रिसीवर है, रिसीवर का जो फिजिकल लेयर है वो डाटा को रिसीव करेगा। रिसीव करके किसको भेजेगा, डाटा लिंक लेयर को, फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर को, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को, सेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन लेयर होते हैं एप्लीकेशन, और तब हमको डाटा दिखना स्टार्ट होता है। यानी सेंडर टॉप टू बॉटम लेयर पे वर्क करता है, और जो रिसीवर होती है वो बॉटम टू टॉप लेयर पे वर्क करता है। तो जो हब होता है आपका, हब डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है, ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो जो हब होता है वो सेंडर के फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो हब है, हब हमारी फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला हमारा पॉइंट ये होती है कि बेसिकली जो हब है, हब हमारा क्या करता है, हब हमारा बेसिकली ब्रॉडकास्ट करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक। और जितने भी उसमें डिवाइस कनेक्टेड होते हैं उन सबको करता है। और दूसरा हमने पॉइंट बताया कि जो हब होती है वो OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। क्लियर हो गया, समझ में आया? 2 पॉइंट क्लियर हुआ। क्योंकि वाइबा में आपसे ये दोनों डिफरेंस एग्जामिनर पूछते हैं, और आता भी है अगर एग्जाम में, तो आप लिख लेना कि दोनों में डिफरेंस पूछेगा, हब डिवाइस के बारे में पूछेगा, स्विच के बारे में पूछेगा। तो दोनों का काम लगभग सेम होता है, कुछ अंतर होते हैं, इसलिए मैं दोनों को कंपैरिजन करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हब इज नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ये इंटेलिजेंट नहीं होता है, बुद्धिमान नहीं होता है, ये बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि जब ये डाटा को ट्रांसमिट करता है, ध्यान से देखिए, जब ये डाटा को ट्रांसमिट किया, ये डाटा सेंडर ए ने ट्रांसमिट किया, सारे कंप्यूटर एक्सेस कर लिए। जब सारे कंप्यूटर एक्सेस कर लिए तो ये अपने डाटा को सिक्योर किया, नहीं कर पाया, भेज दिया, सब लोग इसको देख रहे हैं। तो इसकी इंटेलिजेंसी कहाँ गई? इंटेलिजेंसी वहां पे दिखती है कि जब हम कहीं कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, हम जिसके लिए सेंड करना चाहते हैं बस वही डाटा को एक्सेस कर पाए, वही समझ पाए, बाकी अदर लोग ना समझ पाए, तो वहां पे इंटेलिजेंसी होती है। यहाँ पे इंटेलिजेंसी ऐसा कुछ भी नहीं है, इस डिवाइस में ऐसा कुछ भी नहीं होती है। ड्यू टू द ब्रॉडकास्टिंग कंसेप्ट की वजह से इसमें इंटेलिजेंसी कंसेप्ट नहीं होती है, इंटेलिजेंट होता ही नहीं है। तो तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो हब होती है, हब हमारा इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती है, और चीप, सस्ता भी होती है, सस्ता भी होती है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कांट एक्ट एज रिपीटर। रिपीटर दैट इज जनरेट द ओरिजिनल बिट पैटर्न, ठीक। ये करता क्या है कि जो भी डाटा को ट्रांसमिट करता है, जो भी डाटा आया, जैसे डाटा आया वैसे सेंड करो, जैसे डाटा इसके पास मिला हब के पास, उसी तरह डाटा को यहाँ पे ट्रांसमिट कर दो।
ये डाटा आया, डाटा को सेंड कर देगा। तो ये किसी भी डाटा को या किसी भी इनपुट, जैसे मान लो सिग्नल वीक होके आ जा रही है, कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, मान लो कंप्यूटर ने ट्रांसमिट किया, इसकी सिग्नल वीक है, तो ये क्या करेगा, वीक है सिग्नल को सबको ट्रांसमिट कर दिया, सबको ट्रांसमिट कर दिया, ठीक। तो ये रिपीट नहीं करता है, रिपीट मतलब बूस्टअप नहीं करता है सिग्नल को, तो बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटी ये नहीं करता है। तो इसलिए क्या हुआ, ये थोड़ा सस्ता है, थोड़ा सस्ता है, ठीक। इस वजह से यहाँ पे ये चीज इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पॉइंट यहाँ पे है, हब सिंपली ब्रॉडकास्ट द इनकमिंग पैकेट। इनकमिंग पैकेट मतलब जो भी डाटा आता है, जो भी डाटा आया, जो भी डाटा सेंड किया, सेंडर ने सेंड किया, कंप्यूटर ए ने सेंड किया, उन सभी डाटा को बस वैसे सेंड कर दो, कोई उसमें एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं, डाटा आए सेंड करो, ठीक। तो इतनी जो मैंने पॉइंट बताया, ये क्लियर हुआ हब क्या होती है। पहला हब क्या होती है, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। दूसरी क्या होती है, हब ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होती है, डाटा को ब्रॉडकास्ट करती है। फिर तीसरा हमने क्या बताया, हब हमारी इंटेलिजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, किसी रिपीटर की जरूरत नहीं होती है, चिप भी होती है, ठीक। जैसा पैकेट आया उसी पैकेट को एज इट इज वो ट्रांसमिट कर देता है। तो ये सारी चीज हमारे किस में होती है, ये हब में होती है, ये सारा चीज। और देखा जाए थोड़ा सा, अगर बुक के कंसेप्ट में देखें, बुक में क्या लिखा हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमने अदर सोर्स से बताया, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या बता रखा हुआ है। हब एक नेटवर्किंग यानी हार्डवेयर डिवाइस होती है that is used to connect the several computers। हमने आपको बताया ना कि ये जो डिवाइस है, आपको देखने से पता चल रहा है, इसको देखो, ये हब है, इसमें आप जितने भी पोर्ट दे रखा हुआ है, जितने भी पोर्ट दे रखे हुए हैं, मान लो जितने भी पोर्ट हैं, हर पोर्ट में हम नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब दिस डिवाइस बेसिकली इज यूज्ड टू कनेक्ट द मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दैट्स वेरी सिंपल। And it contains multiple independent but connected modules to network inter-network. Similar terms is a concentrator. Concentrator is a device provide a central connection, केबल, वर्क स्टेशन एज ए सर्वर, पेरिफेरल। जितने भी इसमें पेरिफेरल डिवाइस हो, चाहे इसी में सर्वर कनेक्ट करके रखे हो, चाहे अदर वर्क स्टेशन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इससे कनेक्ट करोगे, नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्ट करोगे, यानी मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट करोगे। मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट होना मतलब नेटवर्क स्टेब्लिश करना, और कभी किसी कंप्यूटर को नेटवर्क से स्टेब्लिश करते तो वर्क स्टेशन बन जाता है। तो ये चीज हमारी होती है। तो सिंपल सा देखा जाए कि हब्स आर मल्टी स्लॉट कंसंट्रेटेड इन विच मल्टी पोर्ट होते हैं, जिसके थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान से देखना, हब दो तरह होता है। हब भी दो तरह होता है। अभी हमने आपको बताया कि कंप्यूटर जो हब होती है वो बेसिकली सिग्नल्स को एज इट इज सेंड कर देता है। लेकिन अगर हम इसके टाइप में पढ़ोगे तो टाइप में ये दो तरह से बताया गया हुआ है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हब। फर्स्ट वन इज एक्टिव हब एंड सेकेंड इज अ पैसिव हब। एक्टिव हब क्या करता है, पैसिव हब क्या करता है। अभी तो हमने बताया कि अगर हब का यूज करते हैं तो जैसे सिग्नल आया, अगर वीक सिग्नल आता है तो वीक सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा, अगर उसको बूस्टअप कराया तो बूस्टअप करके भेजेगा। तो ये चीज होती है। तो बेसिकली ये पढ़ा। लेकिन अगर हम हब के टाइप को अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अगर एक्टिव हब की बात करेंगे, एक्टिव नाम से क्लियर है, एक्टिव यानी थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, थोड़ा इंटेलिजेंसी दिखाएगा। ऐसा होता है ना भैया, कहते हैं कि वो स्टूडेंट बड़ा एक्टिव है, यानी इसका मतलब इंटेलिजेंट है, जो भी क्वेश्चन पूछो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, ऐसा कुछ होता है। अगर हम हब के टाइप में जाते हैं तो ये दो तरह होते हैं, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। जिसमें एक्टिव हब का क्या काम होता है कि ये सिग्नल जो भी रिसीव करता है, जो भी कंप्यूटर से सिग्नल रिसीव करेगा, ऑल द सिग्नल बेसिकली रिसीव्ड बाय कंप्यूटर ए, जो भी हब रिसीव करेगा उस सिग्नल को ये बूस्ट कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। हब नहीं, एक्टिव हब, यानी उसके टाइप की बात करेंगे तो ये करेगा, सिग्नल को बूस्टअप कर देगा। बूस्टअप करने के बाद तब जो नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स हमारे जो इससे अटैच्ड हैं उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। यानी कंप्यूटर जो सेंडर होगा, सेंडर से ये हब सिग्नल को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसको एम्पलीफाई कर देगा, यानी इसको रिपीट कर देगा, ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद, जैसा उसकी सिग्नल ओरिजिनल था, जैसे सेंड किया जा रहा था, करने के बाद तब वो मल्टीपल जो कंप्यूटर्स हमारे अटैच्ड हैं उनको ब्रॉडकास्ट करता है। तो ये टाइप्स ऑफ हब में एक्टिव हब का काम होता है ये। लेकिन अगर हम उसी में पैसिव हब की बात करते हैं, पैसिव हब कुछ भी नहीं करता, एकदम डल स्टेट पे रहता है, जैसा आया वैसे जाओ, हम कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम सिंपल। तो ये पैसिव हब का वर्क होता है। सो पैसिव हब अलाउ to pass the signal from one computer to another computer without any changes। उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, जैसे सिग्नल को रिसीव किया वैसे सिग्नल को वो ट्रांसमिट कर देता है। आई थिंक हब क्लियर हो गया है। हब क्लियर हो गया, क्लियर हुआ हब? Yes, sir.
तो सिंपल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ब्रॉडकास्ट करता है, दूसरा ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, तीसरा इंटेलिजेंट नहीं होती है, चौथा क्या होता है, रिपीटर की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम पैसिव हब का यूज करते हैं, लेकिन अगर एक्टिव हब का यूज करेंगे तो ये सिग्नल अपने आप बूस्टअप करता है, रिपीटर की खुद नहीं यूज करता, आपको रिपीटर कोई डिवाइस होती है। एक चीज और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, रिपीटर नहीं यूज करना मतलब यहाँ पे कि रिपीटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है, एक अलग से डिवाइस होती है। तो इस हब में कोई अलग से आपको डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है सिग्नल को बूस्ट अप करने के लिए, हब खुद ही करता है, हब खुद ही करेगा। लेकिन उसका अगर टाइप एक्टिव हब की बात करोगे तो वो करेगा, पैसिव हब की बात करोगे तो वो नहीं करता है। सिंपल सी बात होती है, ठीक। तो ये दोनों के इसके टाइप को याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्विच। स्विच क्या करता है, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये भी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, ये भी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होती है, ध्यान से देखिए। ये करता क्या है पहले समझ लो। स्विच भी इसी हब की तरह होता है। तो यहां पर मैं आपको स्विच की बात मैं करता हूं, तो यहाँ पे स्विच का कनेक्शन करा देते हैं। ये स्विच केबल कनेक्शन, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नो सर। ओके ओके, चलो मत होना, थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ये अगर पढ़े रहोगे तो समझे रहोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक। ये करता क्या है स्विच बेसिकली, तो ये सिंपल से क्या होती है, ये भी कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर के डाटा को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद ये डाटा को ट्रांसमिट करता है, अदर कंप्यूटर को ट्रांसमिट करता है, ठीक। ये मान लो ये डायग्राम ध्यान से देखो, अगर इसको देखोगे तो क्लियर हो रहा होगा। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिए, स्विच में होता क्या है कि ये भी, इसमें एक मल्टीपल पोर्ट होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये चीज़ है, देखो सेम एज इट इज वैसे ही है। इसमें भी मल्टीपल पोर्ट होते हैं, कई स्लॉट होते हैं, 8 होते हैं, 24 होते हैं, डिफरेंट करता है कैसा कंप्यूटर कितने कनेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक। तो ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं कि इसमें एक इनपुट होता है, एक इनपुट करेगा, इनपुट मतलब जो सेंड करेगा, जो डाटा को ट्रांसमिट करता है उसे हम इनपुट कहते हैं, सेंडर हुआ। बाकी जितने भी मल्टीपल हमारे पोर्ट यूज किए जाते हैं उसे हम कहते हैं क्या, वो रिसीवर के होते हैं कंप्यूटर, यानी जो रिसीव करेंगे। वो सारे कंप्यूटर इसमें RJ45 के थ्रू या ईथरनेट केबल्स के थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं। तो अब देखा जाए, ये भी सेंडर जो भी सेंड करेगा डाटा, उसको रिसीव करने के बाद ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को डाटा को ट्रांसमिट करेगा। तो ट्रांसमिट करने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। हमने आपको बताया कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं, हर कंप्यूटर का अपना एक खुद का एड्रेस होता है। कौन सा एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल वो भी होता है, या उस तरह से देखा जाए NIC होती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होती है, उसका भी एक अपना एड्रेस होता है, चाहे उसको हम वो कहें, ठीक। हर हार्डवेयर का अपना एक एड्रेस होती है, और उसको हम ईथरनेट केबल्स के थ्रू कनेक्ट करके रखे रहते हैं। तो ये करता क्या है कि जब भी डाटा को सेंड किया जाता है, ध्यान से देखिए, जब भी ये डाटा को सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है, यहाँ पे जब भी कोई पैकेट को सेंड किया जाएगा, डाटा को ट्रांसमिट करेगा, मान लो यहाँ पे कंप्यूटर A है, ये डाटा को सेंड करेगा, जो भी कुछ करेगा, नेक्स्ट ये कंप्यूटर सेंड करेगा, कंप्यूटर B करेगा, कंप्यूटर C करेगा, किसी को भी करेगा। मान लो हम कंप्यूटर A डाटा को ट्रांसमिट करना चाहता है, तो अब ये कंप्यूटर A डाटा ट्रांसमिट करेगा तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट ये करेगा कि जितने भी इससे कंप्यूटर अटैच्ड हैं, जितने भी कंप्यूटर अटैच्ड हैं, ठीक है ना, उनको सिग्नल एक सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट भेजता है। जितने भी हमारे यहाँ पे इस स्विच के थ्रू जितने भी नंबर से आप कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, तो ये स्विच क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद वो चेक करता है कि किसको डाटा को ट्रांसमिट करना है, किसको डाटा को ट्रांसमिट करना है। तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तो मान लो कंप्यूटर A कंप्यूटर B को अगर सेंड करना चाहता है, तो कंप्यूटर B को डाटा ट्रांसमिट करता है, तो कंप्यूटर B से ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद पहले तो ब्रॉडकास्ट किया, ब्रॉडकास्ट सबको करेगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट सबको करेगा। सबको करने के बाद सबकी फिजिकल एड्रेस ले लेगा, सबकी फिजिकल एड्रेस ले लेगा, सबकी मैक एड्रेस ले लेगा, मैक एड्रेस अपने स्टोर कर लेगा, एक टेबल बना लेगा, एक रूटिंग टेबल होती है, ये टेबल बना लिया। टेबल बनाने के बाद अब ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि हमको किस नोड को ट्रांसमिट करना है डाटा, यानी किस वर्क स्टेशन को डाटा ट्रांसमिट करनी है। तो सिर्फ उसी के बीच ये एक क्या कहते हैं, कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेता है ये।
ये कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा। जबकि यहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, 1 2 3 कंप्यूटर कनेक्ट हैं, तो सबसे पहले क्या करता है ये स्विच क्या करेगा, एक सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट करने के बाद यहाँ पे जितने भी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो सबके पास एक सिग्नल भेजेगा, और सिग्नल के भेजने के बाद सभी जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं सबका एड्रेस लेके अपने पास एक टेबल बना लेगा, एक टेबल जनरेट कर लेगा, ठीक, एक एड्रेस बना लेगा, मेमोरी बना लेगा, मेमोरी में रख लेगा सब सिस्टम का एड्रेस। फिर अब आइडेंटिफाई करेगा कि किस एड्रेस पे हमको डाटा ट्रांसमिट करनी है, किस एड्रेस पे करना है। मान लो ये कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी पे भेजना चाहता है, तो क्या करेगा कि कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी के बीच एक कनेक्शन, एक फिजिकल पाथ जिसे कहते हैं वो स्टेब्लिश कर लेगा, कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेगा। कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। अब सबको नहीं करेगा, अब ब्रॉडकास्ट सबको नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जिसके बीच फिजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया तो डाटा बस उसी को ट्रांसमिट करेगा, बाकी सबको डाटा ट्रांसमिट ये नहीं करता है। तो हब में क्या होता था, हब में ऐसा कुछ नहीं करता था। हब क्या करता था, जो भी डाटा आया, जो भी सिग्नल आया, सबको ब्रॉडकास्ट करो, चाहे ए बी सी जितने भी हो सबको रिसीव कराता था। जबकि स्विच क्या करता है, पहली बार ब्रॉडकास्ट करेगा, पहली बार ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट करना मतलब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट किसके लिए भेजेगा, कनेक्शन के लिए, यानी किससे डाटा किसको ट्रांसमिट करना है, तो सबकी एड्रेस ले लेगा। एड्रेस लेने के बाद आइडेंटिफाई करेगा कि किसको डाटा सेंड करना था। जिसको डाटा सेंड करेगा करना है तो सेंडर और रिसीवर के बीच एक कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया तो अब इन दोनों के एक पाथ बन गया। जब पाथ बन जाते हैं तो अब जो डाटा का जो कम्युनिकेशन होगा बस इन्हीं दोनों के बीच होगा और किसी डिवाइस के बीच नहीं होगा। अब जितने भी डाटा ट्रांसमिट होगी बस यही दोनों आपस में करेंगे, बाकी जो अदर डिवाइस होते हैं उनको डाटा को ट्रांसमिट नहीं होता है। क्लियर होगा, क्लियर हुआ हब और स्विच में क्या डिफरेंस होता है, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो वही चीज ध्यान से देखिए, जितने भी डिवाइस होंगे हमने आपको बताया कि सबसे पहले ये क्या करता है कि एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। स्विच भी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, वो भी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और भेजने के बाद जितने भी उससे डिवाइस कनेक्टेड उनका एक एड्रेस रिकॉग्नाइज कर लेगा। सबका एड्रेस बना के एक रूटिंग टेबल बना लेगा। टेबल बन गया, अब सबका एड्रेस रख लिया। अब एड्रेस रखने के बाद इसका मतलब हर डिवाइस का सेंडर के थ्रू, यानी सेंडर और रिसीवर जितने भी रिसीवर, वो 1 2 3 4 मान लो रिसीवर है, तो चारों रिसीवर का एक इंडिविजुअल पाथ बना लेगा। इंडिविजुअल जिसे कहते हैं पाथ बन जाएगा। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या होगी, स्विच क्या करेगा, हर जितने भी हमारे अदर नेटवर्क्स में कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उनके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच एक इंडिविजुअल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना लेगा। तो जब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बन गया तो इसका मतलब जिसको पॉइंट ए को डाटा ट्रांसमिट करना है तो सिर्फ पॉइंट ए को डाटा ट्रांसमिट करेगा, पॉइंट बी को करना है तो सिर्फ पॉइंट बी को करेगा। ऐसा नहीं कि डाटा सेंड किया तो जितने भी कनेक्टेड हैं सबको डाटा नहीं ट्रांसमिट करता है। इसलिए कहा जाता है कि ये ब्रॉडकास्ट तो करता है लेकिन ब्रॉडकास्ट सिर्फ एक बार करता है। किस लिए करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करने के लिए। एक बार एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, उसके बाद क्या करेगा कि ये जिस नोड पे डाटा ट्रांसमिट करना है उनके बीच कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेगा, एक पाथ स्टेब्लिश कर लेगा। तो अब हमारा सिर्फ डाटा उन्हीं के बीच होगा, बाकी डिवाइस के बीच नहीं होता है। तो ये मेन डिफरेंस है हब और स्विच में। दूसरा क्या होती है कि जो OSI मॉडल आपको मैंने बताया था, अभी मैंने आपको OSI मॉडल दिखाया, तो OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। तो उस 7 लेयर में बेसिकली हमारी जो डाटा का ट्रांसमिशन होती है, जो डाटा जो हमारी ट्रांसमिट होती है, ध्यान से देखिए, ठीक। तो जो हब वर्क करता था, हब फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, फिजिकल लेयर पे, और जबकि हमारी जो स्विच होती है, स्विच हमारी नेटवर्क डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। स्विच हमारे किस पे वर्क करती है, डाटा लिंक लेयर पे काम करती है। तो समझ में आ गया, हब हमारा फिजिकल लेयर पे वर्क करता है और जो स्विच होती है वो डाटा लिंक लेयर पे वर्क करती है। ये दो मेन डिफरेंस क्लियर हुआ, ये दो मेन डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, इसको याद रखिएगा, सबको चलेगा तभी कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे, ठीक। फिर उसके बाद हमारे क्या करते हैं नेक्स्ट, जस्ट वेट, थोड़ा सा कुछ प्रोसेस चल रहा है। स्वीट, ओके। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने दे रखा हुआ है, पहला पॉइंट, स्विच इज अ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन डिवाइस एंड स्विच ऑपरेट एट द डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल। एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। इंटेलिजेंट डिवाइस, जैसे हब इंटेलिजेंट नहीं था, आया भेजो, कोई मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, आया डाटा भेज दो यार, चाहे जैसा, किसको भेजना कोई मतलब नहीं, सबको भेजो।
तो इंटेलिजेंट नहीं है। बट स्विच क्या इंटेलिजेंट है, वो आइडेंटिफाई करेगा, एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा, डेस्टिनेशन को, उनके बीच लिंक एस्टेब्लिश करेगा, तब डाटा का ट्रांसमिशन करेगा। ये होती है इंटेलिजेंसी। इसलिए थोड़ा सा ये स्विच महंगा होता, एक्सपेंसिव होती है। अब ध्यान से रखो, स्विच क्या होती है, स्विच में एक रिपीटर जो होती है, एक्स्ट्रा डिवाइस लगाया जा सकता है। एक्स्ट्रा डिवाइस स्विच में लगाया जा सकता है, रिपीटर में एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं लगता। हब में कोई रिपीटर या एक्स्ट्रा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं लगता था, उसमें उसकी टाइप ही खुद ही कर देता था। बट जो स्विच है, स्विच में एक अलग से नेटवर्किंग डिवाइस का नाम होता है रिपीटर। रिपीटर का एक डिवाइस है जिसका वर्क बस ये होता है, जो भी सिग्नल इनकमिंग होगा उसको बूस्टअप करेगा, एम्पलीफाई करेगा, ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको रिट्रांसमिट कर देगा, आगे की तरफ प्रोपोगेट करा देता है। तो ये एक रिपीटर डिवाइस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये क्या कर देगा, मल्टी कास्ट करेगा। तो मल्टी कास्ट मतलब पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम डाटा को ट्रांसमिट करेंगे तो मे भी कुछ होगी, सिग्नल वीक हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकते हैं, ठीक, एज इट इज नहीं सेंड करता है। तो ये इसमें एक रिपीटर एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत होती है। एंड नेक्स्ट स्विच यूज स्विचिंग टेबल टू फाइंड द करेंट डेस्टिनेशन। मैंने आपको अभी अभी इंपॉर्टेंट चीज बताया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या करता है स्विच, क्या करता है कि पहले ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट क्या करेगा, जितने भी नंबर्स ऑफ कंप्यूटर हैं ब्रॉडकास्ट करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। एक्नॉलेजमेंट सेंड करके जितने भी उससे नोड कनेक्टेड है, हर नोड का एक अपना एड्रेस ले लेगा। एक एड्रेस लेने के बाद सबका एक टेबल बना लेता है, सबके एड्रेस को स्टोर कर लेता है। अब उसके बाद आइडेंटिफाई करता है कि किसको मुझे ट्रांसमिट करना है, किसको डाटा सेंड करना है। तो अब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बीच कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा और तभी हमारा ये चीज, और तब तक कनेक्शन स्टेब्लिश रहेगा जब तक वहां पे कम्युनिकेशन होता रहेगा। जैसे कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, कनेक्शन हमारी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जो भी स्टेब्लिश कनेक्शन था वो हमारी मतलब स्टेब्लिश कनेक्शन वो डिस्कनेक्ट होकर हमारी फिर से हट जाएंगे, ठीक। तो ये चीज होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप डिफरेंस आप क्लियर करके बता सकते हो ना? दोनों में डिफरेंस क्लियर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। तो अगर एक जनरल टर्म्स में देखा जाए तो हब क्या होता है, हब क्या होती है जनरल टर्म्स में देखो, हब कौन सी डिवाइस होती है? ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होती है। नेटवर्क डिवाइस है, ये भी नेटवर्क, स्विच भी है, दोनों ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन हब क्या करता है, डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है, और स्विच क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट को ब्रॉडकास्ट करता है। हब हब डेस्टिनेशन के एड्रेस को नहीं रखता है, स्विच क्या करता है, डेस्टिनेशन के एड्रेस को रखता है। हब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं करता है, स्विच पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। हब ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, स्विच ओएसआई मॉडल के डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। हब इंटेलिजेंट नहीं होता है, स्विच इंटेलिजेंट होता है। समझ में आ रहा है ना? हब में रिपीटर की जरूरत नहीं होती है, स्विच में रिपीटर की जरूरत होती है। हब जो भी पैकेट आएगा एज इट इज फॉर्मेट में ट्रांसमिट कर देता है, और स्विच ट्रांसमिट नहीं करता है, सबके पहले डेस्टिनेशन के एड्रेस को रखता है, रूटिंग करता है, तभी सारी चीज प्रोसेस करता है। तो दोनों के डिफरेंस को आप लोग पढ़िएगा और ये कैसे होती हैं एक बार आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, ठीक। अब जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे दे रखा हुआ है, ध्यान से देखिए कि जो स्विच है कैसे वर्क करता है। टू insulate the transmission from the other ports, the switch establish a temporary connection between the source and the destination। अगर इस लाइन की बात कर रहे हो कि कंप्यूटर कैसे हमारी ये स्विच वर्क करता है, अगर ये इंपॉर्टेंट आपके बुक में रखा हुआ है कि ये क्या करता है कि जिसको डाटा सेंड करना है और जो सेंड करेगा उनके बीच एक टेम्पोररी कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेगा, और वो कनेक्शन तब तक रहेगा जब तक डाटा का ट्रांसमिशन चलता रहता है। जैसे कन्वर्सेशन खत्म होगा, कंप्लीट होगा, तो कनेक्शन क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है। एक एग्जांपल छोटा सा लेके बताया हुआ है, जैसे फोन कॉल की बात करते हैं। फोन होता है, जैसे स्विच क्या होती है, जैसे आप किसी को फोन करते हो तो अब जैसे आप फोन करते हो तो वो क्या होता है कि जो भी कॉलर है और कॉली है, दोनों के बीच एक लाइन स्टेब्लिश हो गया। अब अगर कॉलर और कॉली आपस में बात कर रहे हैं तो अदर कॉलर कॉल नहीं कर सकता, न कॉलर को कॉल कर सकता है न कॉली को कॉल कर सकता है, क्योंकि उनके बीच क्या है, कनेक्शन स्टेब्लिश है, लाइन हमारी क्या है, बिजी है। और वो तभी एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं जब उसकी लाइन डिस्कनेक्ट होगी। तो ये स्विच का ही एग्जांपल यहाँ पे दे रखा हुआ है, जो टेलीफोन कन्वर्सेशन होता है वो स्विच का ही एग्जांपल है। क्लियर हुआ? समझ में आया? यस सर। इसके बाद मैंने आपसे एक और चीज बता, मैं बार बार बोल रहा हूं कि रिपीटर होती है, रिपीटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसका काम क्या होता है, सिग्नल को बूस्ट करना,
सिग्नल को बूस्ट करना, जो भी ये सिग्नल आ रहा है उसको एम्पलीफाई करके ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसमिट करना। तो यही होती है, यानी जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर डाटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उसके वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस रिपीटर डिवाइस की यूज करते हैं। इसको बार बार हमने बताया रखा हुआ, वही चीज यहाँ पे यूज किया। तो रिपीटर हमारी क्या करती है कि सिग्नल को सबसे पहले एम्पलीफाई करेगा, दो तरह होता है, सिग्नल को रिसीव करके एम्पलीफाई करेगा, बूस्टअप करेगा, बूस्टअप करने के बाद उसको फिर से आगे ट्रांसमिट कर देता है। ये सारी चीज है। ब्रिज, ब्रिज जैसे नॉर्मली होती है, शास्त्रीय ब्रिज है, शास्त्रीय ब्रिज है, नैनी का ब्रिज है, वो ब्रिज ही तो है ना। जिस तरह से एक ब्रिज होती है कि दो सिटी को आपस में कनेक्ट करना, जैसे बीच में नदी है तो अब नदियों को क्रॉस करके हमको जाना है, एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, तो हम यहाँ पे ब्रिज का यूज कर लेते हैं। सेम एज इट इज, जैसे यहाँ पे शास्त्रीय ब्रिज का यूज किया गया हुआ है। तो शास्त्रीय ब्रिज क्या करता है, इधर झूसी इधर के एरिया को सिटी से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सेम एज इट इज, ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है, ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, जिसका काम क्या होता है कि दो नेटवर्क है, एक झूसी का नेटवर्क हो गया, एक शहर सिटी का नेटवर्क हो गया, दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इस ब्रिज का यूज करते हैं। ब्रिज के थ्रू हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। समझ में आया ब्रिज का क्या जरूरत होती है? तो ब्रिज मतलब क्या होती है, कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए होती है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे है इस तरह से होती है, बड़ी डिस्टेंस पे अगर डिफरेंट नेटवर्क आपने यहाँ बना के रखा हुआ है, डिफरेंट नेटवर्क आपने सिटी में बना के रखा हुआ है, तो दो तरह के नेटवर्क हो गए, तो दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए एक बीच में एक मीडिएटर डिवाइस लगा देते हैं, ब्रिज लगा देते हैं, तो जिसके थ्रू आपका सिटी का नेटवर्क ट्रांसमिट होगा इसी ब्रिज से, और हमारा झूसी का जो नेटवर्क ट्रांसमिट होगा इसी ब्रिज से, यानी इस पर्टिकुलर कॉमन ब्रिज से दोनों का नेटवर्क हमारे इधर से उधर प्रोपोगेट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, कॉमन हमारी होगी। ठीक, तो ब्रिज एक हमारी डिवाइस होती है। रूटर क्या होती है, रूटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है, नाम से क्लियर है। रूटर क्या करता है कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर पे, यानी डाटा को जब भी हम ट्रांसमिट करते हैं, जब भी डाटा को हम ट्रांसमिट करते हैं सेंडर से रिसीवर के पास, डेस्टिनेशन के पास, तो किस पाथ को फॉलो करके जाना है, कैसे एड्रेस को रिकॉग्नाइज करनी है, तो ये सारा चीज क्या करती है, रूटर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो रूटर एक डिवाइस होती है, वो पहले से कॉन्फ़िगर करता है कि ये डाटा अगर हम दो कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, डाटा को ट्रांसमिट करते हैं एक नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क, तो किस पाथ से होके जाना है और कौन सा पाथ बेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट पाथ को, जैसे आप कहीं जाना होता है, आपको जल्दीबाजी है, तो आप देखते हो कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, हम आसानी से पहुंच सकते हो, कम टाइम लगेगा। तो उसी तरह एक रूटर नेटवर्क डिवाइस होती है, इसका काम क्या होती है, बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करता है। ये एक रूटिंग एल्गोरिथम होती है, जब आगे पढ़ोगे, एमसीए करोगे, अदर कंप्यूटर के फील्ड में अगर आप पढ़ोगे तो इसके बारे में बहुत ही बढ़िया से बताया जाएगा। तो ये करता क्या है कि दो डेस्टिनेशन सेंडर और दो कंप्यूटर के बीच जो भी हम कनेक्शन करते हैं, तो उसके डाटा ट्रांसमिशन के लिए कि कौन सा बेस्ट पाथ होगा, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और बेस्ट वे में डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इसी रूटर डिवाइस की होती है। सो अ डिवाइस दैट वर्क्स लाइक अ ब्रिज की तरह ये भी होती है, डाटा को ट्रांसमिट ही कराता है, बट हैंडल द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स मतलब कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक, तो रूल्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूटर जो होती है बेसिकली हमारी क्या होती है कि कैन लिंक ईथरनेट, द रूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अ डिफरेंट नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डाटा को ट्रांसमिट करना है। तो आप कहोगे ब्रिज भी यूज करता है, हाँ ब्रिज भी यूज करता है, लेकिन ब्रिज पाथ को स्पेसिफाई नहीं करता है, वो क्या करता है कि बस डाटा को ट्रांसमिट करता है। बट उसके अंदर एक रूटर लगता है, रूटर क्या करता है, वो पाथ को स्पेसिफाई करता है कि भैया जाना है तो जाना किस रास्ते से होके जाना है, वो स्पेसिफाई करता है, आपको इस गली से जाना है, इस रोड से जाना है, ये चीज रूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो रूटर क्या करता है कि इट इज अ डेस्टिनेशन नोन एज अ रूटर, इट सेंड द ट्रैफिक या डाटा जो भी कुछ होता है टू एन अदर रूटर। ठीक, एक रूटर से दूसरे रूटर पे ट्रांसमिट करेगा ताकि डाटा हमारे ट्रांसमिट हो सके। ठीक, तो ये करता क्या है कि एक एड्रेस भी जनरेट करता है, कि रूटिंग टेबल भी जनरेट करता है, तो सेंडर का रिसीवर का सबका एड्रेस भी मेंटेन करता है कि भैया डाटा यहाँ से आया है, यहाँ पे जाना है। तो ये सब क्या होता है, इन सबको भी मैनेज करता है। तो बेस्ड ऑन नेटवर्क रोड मैप कार्ड और रूटिंग टेबल होती है। तो रूटिंग टेबल में क्या करता है कि सेंडर रिसीवर कहाँ से जा रहा है, किस लोकेशन पे जाना है, डेस्टिनेशन क्या है, उन सब के एड्रेस को भी यहाँ पे ये मैनेज करता है। तो ये रूटर डिवाइस का काम होता है। नेक्स्ट हमारी गेटवे डिवाइस है। मैं जानबूझ के इसको खत्म कर रहा हूँ ताकि ये फिनिश हो जाए, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, फिर आगे हम दूसरा पढ़ेंगे, वाईफाई से रिलेटेड होगी। गेटवे भी हमने पढ़ा रखा था जब हमने नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे थे, बैकबोन नेटवर्क पढ़ाया था आपको, बैकबोन जो थी उसमें एक डिवाइस का नाम लिया था गेटवे थी। तो गेटवे भी एक डिवाइस होती है, ये भी ब्रिज की तरह वर्क करता है। ब्रिज भी जैसे नेटवर्क दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है,
तो सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर दो डिसिमिलर नेटवर्क को आपस में अगर कनेक्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गेटवे की यूज करते हैं। डिसिमिलर इन द सेंस की मतलब एक तरफ स्टार टोपोलॉजी है, दूसरी तरफ हमारी रिंग टोपोलॉजी है, एक तरफ हमारी बस टोपोलॉजी है, दूसरी तरफ हमारी मेश टोपोलॉजी है, यानी दो डिफरेंट अगर टोपोलॉजी यानी दो डिफरेंट नेटवर्क को अगर आपको कनेक्ट करना होता है तो उस कंडीशन पे हम लोग किसका यूज करते हैं, गेटवे डिवाइस का यूज करते हैं। तो गेटवे डिवाइस स्पेशली इज नेटवर्किंग डिवाइस एंड दिस इज आल्सो यूज्ड टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स या टू डिफरेंट नेटवर्क्स। तो डिफरेंट नेटवर्क्स, कंप्यूटर नहीं, टू डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बेसिकली ये गेटवे डिवाइस होती है। आई होप थोड़ा बहुत जो इतना हमने नेटवर्किंग डिवाइस पढ़े थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, लेकिन एक बार आप रिवाइज करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा वाईफाई पढ़ेंगे। वाईफाई कार्ड क्या होती है, जैसे आप वाईफाई यूज़ करते हो, केबल का यूज़ करते हो तो ईथरनेट केबल का यूज़ करते हो, तो वायर का यूज़ करते हो। अब हम क्या करते हैं, अगर वायरलेस अगर हम डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो इसके लिए भी एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो आपके डिवाइस में मदरबोर्ड में ये सब लगे होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। ठीक, जैसे आपके लैपटॉप है, लैपटॉप वाईफाई को सपोर्ट करता है, लैपटॉप वाईफाई को सपोर्ट करता है ना, क्योंकि इसमें हार्डवेयर पहले से इंस्टॉल्ड है। अगर हार्डवेयर ना इंस्टॉल होता तो वो चलता ही ना। तो वाईफाई एक कार्ड होता है, ये भी एक स्लॉट में फिक्स करते हैं, मदरबोर्ड में लगा देते हैं। तो अब वाईफाई का सॉफ्टवेयर ड्राइवर लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, इंस्टॉल होने के बाद ये चलना शुरू हो जाता है। डेस्कटॉप में क्या होता है, वाईफाई आपका सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए अगर स्लॉट है तो स्लॉट को आपको इनबिल्ट करना पड़ेगा। पुराने जो कंप्यूटर उसमें तो लगे नहीं रहते थे, लगाना पड़ता है। नए जो कंप्यूटर होते हैं उसमें आपको अब लगे लगान भी आते हैं, बस उसका सॉफ्टवेयर यूज करो, वो चलना स्टार्ट हो जाता है। या एक्सटर्नल भी डिवाइस आती है, यूएसबी बेस्ड वाईफाई होती है, आप उसको भी यूज करके वाईफाई डिवाइस का यूज कर सकते हो। जैसे मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन में क्या होती है, वाईफाई का हार्डवेयर इंस्टॉल है तभी चलता है। ठीक, अगर ना होता तो ये ना चलता। तो जो भी हमारी हार्डवेयर होती है वाईफाई को चलाने के लिए उसे कहते हैं वाईफाई कार्ड होती है। जैसे ईथरनेट कार्ड होता था, ईथरनेट के थ्रू हम क्या करते थे, कार्ड के थ्रू हम RJ45 को, एक्सियल केबल को, EY को, इन BNC को कनेक्ट करते थे, केबल्स को, कई सारे केबल्स को कनेक्ट करते थे, तो एक हार्डवेयर होता था। उसी तरह वाईफाई कार्ड एक हार्डवेयर है जो इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल होती है। अगर इंटरनल लगा है पहले से कंप्यूटर में तो इंटरनल हो गया, आप अलग से लगाते हो तो एक्सटर्नल होती है। तो इसको लगाने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आप वाईफाई यानी वायरलेसली आप काम कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत कुछ वाईफाई कार्ड के बारे में? यस सर। हाँ, बहुत ही कम लोग हैं कनेक्टेड, लेकिन सुन लो, अगर सुने रहोगे तो अच्छी बात है। रिवीजन थोड़ा सा करोगे या इस क्लास को दोबारा एक बार आप देख लोगे तो आसानी से हम लोग इसको रिवीजन कर सकते हैं। ये सारी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ होती है। अब आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस 2 मिनट है, 2 मिनट और क्लास लेंगे, बाकी इसको हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क डिवाइस एंड कंपोनेंट चेकलिस्ट। ठीक, अब आपको डिपेंड करता है कि कंप्यूटर को कहाँ नेटवर्किंग करना चाहते हो। अब जो मैंने आपको बताया केस स्टडी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यहाँ पे अब आगे स्टार्ट हो रहा है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को भी ध्यान लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा कि वाई या व्हेन आर हब एंड स्विच रिक्वायर्ड, यानी कब हब की जरूरत होती है, कब स्विच की जरूरत होती है, हब क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो मैंने अभी भी बताया, एक बार पढ़ लीजिएगा दोनों को तो आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। एक बार सुन लो, एक बार खाली देख लो, सुन लोगे तो भी आसानी से हो जाएगा। बस क्या करो, अभी नहीं, जैसे आप पढ़ोगे, अभी आपको कम समझ में आया तो रात में सोते समय बस यूट्यूब चैनल पर तो ही है, ऑनलाइन तो आप तो है, सोते समय मोबाइल थोड़ा बहुत तो देखते ही हो, उसी समय अगर आप देख लोगे तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितना पढ़ा है जो समझ में उसको स्किप करके आगे स्किप करके पढ़ लो। तो इससे क्या होता है, कभी कभी सुनने से भी कंटेंट क्लियर हो जाते हैं, तो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सुना करो हर चीज को। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है नेटवर्क डिवाइसेस एंड कंपोनेंट चेकलिस्ट, यानी अब अगर आप नेटवर्क स्टेब्लिश कर रहे हो, किसके बीच बिल्डिंग स्मॉल लैन में करना चाहते हो तो क्या क्या चाहिए। एक क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट मतलब कंप्यूटर जिसको कनेक्ट करना हो, विथ NIC, यानी उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। अगर NIC है ही नहीं तो नेटवर्किंग कर ही नहीं सकते हो, NIC कार्ड है ही नहीं तो नेटवर्क चलेगा कहाँ से, क्लाइंट को कनेक्ट कहाँ से करोगे। तो इसलिए कह रहा है भैया क्लाइंट कंप्यूटर चाहिए, उसमें NIC होना चाहिए। अब आप चूंकि सर्वर तो चाहिए ही, चूंकि डाटा को हैंडल करना पड़ेगा, एक हब लगा दो। हब चूंकि छोटे एरिया में कर रहे हो तो सबको ब्रॉडकास्ट कर दो, तो हब लगा दो। केबल चाहिए, तार चाहिए, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी, ठीक, उसको भी चाहिए। तो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट टू एस्टेब्लिश स्मॉल नेटवर्किंग, स्मॉल कनेक्शन, ठीक, इन बिल्डिंग। ठीक,
इफ सपोज दैट यू वांट टू कनेक्ट योर कंप्यूटर ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट्स की बात जहां पे आ जाती है तो इसका मतलब सिक्योर डाटा होनी चाहिए, कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा को ट्रांसमिट करना होता है, तो वहां के लिए थोड़ा बहुत और भी चीज चाहिए, जैसे क्लाइंट विथ एन आईसी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ कॉमन, सर्वर इज अ कॉमन, हब इज अ कॉमन, स्विच में भी यूज, स्विच भी यूज कर सकते हो, हब भी यूज कर सकते हो, दोनों डिवाइस के यूज कर सकते हो, ठीक है ना। केबलिंग एंड सेम एज इट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रूटर मतलब किसको डाटा को ट्रांसमिट करना है, पाथ को स्टेब्लिश करेगा, एड्रेस को डिफाइन करेगा, तो ये चाहिए। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द ऑफिस एंड डिपार्टमेंट। एंड नेक्स्ट सपोज दैट इफ यू वांट टू कनेक्ट योर कनेक्टिंग डिस्पर्ड ऑफिस साइट्स, तो ये सारे हमारे इतने डिवाइस की जरूरत होती है। तो these are the different types of supporting part या supporting devices to establish a network connection, ठीक, in different offices, different department, different LAN में अगर एक बिल्डिंग में करना चाहते हो तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा पढ़े रहिएगा, क्योंकि इन सब के बारे में, सभी डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ रखे हो कि इसका क्या वर्क करता है, सबको सुन लिया है, तो आसानी से इसको आप लोग एक बार देख सकते हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे मैंने आपको बता के रखा था ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ये बता रखा था ना कि सबसे ध्यान से देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर टू प्लेस सर्वर इन अ नेटवर्क। बताओ कहाँ पे आप सर्वर को स्टेब्लिश करोगे, अगर आप नेटवर्क स्टेब्लिश कर रहे हो कहाँ पे सर्वर लगा के रखोगे, इसका आंख बंद करके आपने अगर सुना है तो बस आंसर बता दो, क्या होगा, कहाँ पे सर्वर इंस्टॉल करते हैं, याद है? अगर आपने कोई नेटवर्क स्टेब्लिश करते हो तो सर्वर कहां इंस्टॉल करते हो, याद है कि नहीं याद है? याद है, बताया था ना निशांत? निशांत का नेटवर्क खराब है बता रहा था, मैसेज किया था। अच्छा ठीक है, तो मतलब कौस्तुभ आप बताइए, कोमल आप बताइए कि मैंने आपको बताया था ना कि नेटवर्क जब भी हम कोई स्टेब्लिश करते हैं तो जो सर्वर होता है तो सर्वर को कहाँ इंस्टॉल करते हैं, सर्वर को कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, जहां पे नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा होते हैं, सिंपल सी बात होती है, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, पक्का आता है, मैंने बताया था ना कि वेयर टू प्लेस सर्वर इन अ नेटवर्क, तो हमेशा याद रखना बिल्डिंग ए के पास कितने कंप्यूटर है, 120, बिल्डिंग बी के पास कितने, 20 कंप्यूटर, बिल्डिंग सी के पास कितना है, 25 कंप्यूटर। तो हमेशा याद रखना जहां पे नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा होंगे वहीं पे हम नेटवर्क सर्वर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर्वर कहां इंस्टॉल किया जाएगा, बिल्डिंग ए के पास, ए। सिंपल सी बात, ये याद कर लो, जहां पे नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा होंगे वहीं सर्वर इंस्टॉल करना, देखो यहाँ लिखा भी है, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, इससे एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। हियर एज अ पर 80-20 रूल, यानी 80-20 का परसेंटेज होता है, तो 80-20 का परसेंटेज कहना मतलब क्या होता है कि 80% ज्यादा होगा, 20% कम होगा, तो ज्यादा मतलब जहां पे ज्यादा कंप्यूटर हो गए, और जहां पे ज्यादा कंप्यूटर उसका मतलब सर्वर वही इंस्टॉल होगा। तो यह यहाँ पे बता रखा हुआ है कि 80-20 इन द सेंस मतलब सर्वर शुड प्लेस्ड इन बिल्डिंग ए एट इज अ होस्ट, ठीक। तो वहां पे हम इसको कनेक्ट करते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, फिर ऑफिस सीपीए, ऑफिस एमआर है, ऑफिस बीआर है, ऑफिस केजी है, कई सारे ऑफिस है। अब बताओ यहाँ पे सर्वर कहाँ इंस्टॉल करेंगे, कहाँ इंस्टॉल होगा, ऑफिस सीपी पे। ऑफिस सीपी पे, हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा हैं तो ऑफिस सीपी पे इंस्टॉल करेंगे। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स्ड है, बस इतना याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आए तो देख लो, जहां पे अगर पूछता है कि सर्वर कहाँ इंस्टॉल करना है तो देख लो कहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा है वहीं पे आप सर्वर इंस्टॉल कर दीजिएगा, ठीक, ये चीज है। अब इसके यस बाद सर। और इसके बाद जो भी कंटेंट है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन आप ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यही सारे क्वेश्चन हैं, यही सभी क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ोगे कहाँ से कैसे कनेक्ट कर, 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं रूटर ब्रिज के बारे में, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हेलो, तो समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक बार देखो, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये एक सिंपल सा एग्जांपल लो, ये कोई लेआउट है, ये कोई लेआउट है, और इसमें देखो कि किसके पास कितना कंप्यूटर है, बिल्डिंग बिल्डिंग प्रो के पास 55, बिल्डिंग ग्रीएल्स के पास कितना 185 है, और उसके बाद 55, मतलब सबसे ज्यादा किस पे है, ग्रेसेल के पास है सबसे ज्यादा कंप्यूटर। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि वेयर शुड यू सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ सर्वर, कहां पे सर्वर को इंस्टॉल करोगे, तो कहां करोगे, सिंपल सी पता, कहां पे करेंगे, ग्रेसियल
ग्रे सेल पे करेंगे। और रीजन भी दोगे, रीजन क्या देना कि बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ कंप्यूटर बेसिकली क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक, इसलिए। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या है, 80-20 के रूल के बेसिस पे देखा जाए तो जो भी हमारी डाटा है ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर ग्रेसिल है, तो ग्रेसिल का जो बिल्डिंग है यहाँ पे जो स्पेसिफाई कर रहा है यहीं पे हमारे सर्वर को इंस्टॉल किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को, तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, आके जितने भी क्वेश्चन दे रखे हुए हैं इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। सो थैंक यू क्लास, एक बार क्लास को रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा। ओके ओके, सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम वेलकम वेलकम।